एपिसोड 471। उन्होंने आगे कहा, ये दुनिया इस दुनिया के समान है। अगर आप बेकार हैं तो मैं इसका मतलब भी नहीं बता सकता। मैं इस यात्रा में सोच रहा हूँ कि ये दुनिया इनसे मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि यह बस कुछ सी छोटी है। कहा, क्या समुद्र तट का कोई समुद्री मील दूर है? दक्ष ने लड़की से पूछा। दक्ष ने उससे पूछा कि अचानक उसने देखा कि एक आदमी दुकान के बाहर से निकल रहा है। यह एक युवा व्यक्ति था जिसने कपड़े का आकार धारण कर लिया था। वह आमतौर पर सबसे छोटी से छोटी शुद्धतम विद्या को देखकर भी इतना आश्चर्यचकित नहीं होता था, लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि वह ढल के आकार का हार गया था। संत राजा जियान वू की निशानी ने उसे घर वापस ज्ञान अपनी कब्र में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने दीवारों पर इस वस्तु का निर्माण देखा और उसे पता चला कि यह टोकन ऐसा ही दिखता है। यह उसकी आंखें ठीक थी। मकबरे के पहरेदार के अनुसार संत राजा शिया नवू की कब्र पर जाने के लिए उन्हें केवल दो जरूरतमंदों की जरूरत थी। एक तो संत राजा की तलवारें जो उसके पास से पहले ही थी, और कुछ और चीजें उसके पास थी। मुझे ये संकेत मिलने की उम्मीद पहले ही छोड़ दी गई थी, लेकिन मुझे यह मिल ही गया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने सोचा। वह उस युवक की ओर बढ़ रहा था और उसने वहां जगह जगह सामान रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच जाए उस व्यक्ति ने एक सुंदर गाड़ी के अंदर जाकर देखा जिसे 3 सींग वाले गेंद ने खींच लिया था, रहे जो सम्राट स्तर के जानवर माने गए थे। जून ने देखा कि दक्ष ने उसे अनचेक कर दिया और उसने बात करना बंद कर दिया। दक्ष उस दुकान पर जहां से वह आदमी बाहर आया था, वह गार्ड के सामने रुका और पूछा, माफ करना, वह आदमी कौन था जो अभी गाड़ी में आया था? क्या आप इस साम्राज्य में नए हैं? गार्ड ने जमे पूछा जब उसने चिन्ह को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, मैं आज ही आया हूँ, दक्ष ने जवाब देते हुए कहा। अपना सिर हिलाया। गार्ड ने हंसते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सही है। शायद यही एकमात्र कारण है कि आप राजकुमार के बारे में नहीं जानते। अल्पविराम राजकुमार दानव साम्राज्य का राजकुमार क्या है? दक्ष ने पूछा। ने उत्तर दिया, हाँ, वह महामहिम का प्रिय पुत्र और यू आजा का छोटा भाई है। वह दूसरा युका है। धन्यवाद, दक्ष ने जवाब दिया और वह पीछे मुड़ा और लड़कियों की ओर चला गया। साम्राज्य का दूसरा राजकुमार ऐसी कोई चीज नहीं होगी, उससे कम हो। वह मेरे साथ बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन परख नहीं चाहता। इससे कुछ कम को देखा कि तुम्हें पहचानते हो। वह कौन था? मिंगू ने दक्ष से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह कौन सा युवक था जिसने दक्ष का ध्यान आकर्षित किया था। वह इस साम्राज्य का दूसरा राजकुमार था। दक्ष ने मिंगू को उत्तर दिया। ओह ठीक है जून, आपने उत्तर नहीं दिया। मैं मिंगू की दुनिया में कैसे पहुंच सकता हूं? उसने पूछा। जून दक्ष के पास प्रकट हुई, हालांकि वह लग रही थी। उसने पूछा, ओ क्या स्टार को याद आया कि तुम मेरी मांग मदद ले रही थी? क्या तुमने मेरा ध्यान बंद नहीं किया और जब मैं जवाब दे रही थी तब भाग गई? उसके बारे में भूल जाओ। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे चौंका दिया। आप और मैं जानते हैं कि उस कब्र की चाबी पाना कितना भाग्यशाली है। लालचंद ने जवाब दिया, खैर इसे बात के लिए छोड़ दो, पहले मुझे उत्तर दो, मैं मिंगू की दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? वास्तव में यह आसान है। नश्वर दुनिया के बीच की बाधा, नश्वर दुनिया और अमर दुनिया के बीच की बाधा मजबूत नहीं है। नश्वर दुनिया की यात्रा करना बहुत आसान है, जून ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर के बीच पहले से ही पोर्टल स्थापित किया गया है। आप उन दुनिया तक पहुंचने के लिए पोर्टल का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैं वह पोर्टल सर्च कर रहा हूँ, सीधे इस दुनिया तक ले जाएगा। यह आपके लिए एक कठिन काम लगता है, दक्ष ने हरन सिकुड़ते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस महाद्वीप के सम्राटों के पास स्वयं कुछ पोर्टल अवश्य होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वे फैंशु विश्व या अन्य दुनिया से जुड़े हुए हैं, जून ने अफसोसजनक रूप से कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और अचानक उसके दिमाग में कुछ कंधा, जैसे उसे कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, अब मुझे बात समझ में आ गई। अल्पविराम तो यही हुआ, वह बुदा या क्या मतलब है? लड़की जून ने पूछा। संत राजा जियान, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हमारे घर पर आक्रमण करने वाले एलियंस से लड़ाई की थी। ऐसा कहा जाता है कि वे समुद्री डाकू बन गए, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि इस महाद्वीप के लोग उन्हें संत हत्यारे क्यों कहते हैं। लालचैन ने को बताया था। और फिर क्या समझा? जून ने आश्चर्य से पूछा। महाद्वीपों का इतिहास किस तरह का है? अलग अलग। फिर भी अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए मुझे उनके इतिहास की पुस्तकें पढ़ने की याद आती है। उसने सोचा, मिंग, मेरे पास का विवाह दुनिया में जाने का एक रास्ता है, हमें बस एक पोर्टल रिंग की बर्बादी है। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा, उसने जून से कहा। लेकिन पहले मेरे लिए कुछ करना है, मेरे साथ आओ। वह उत्तर की ओर चला गया, इसके बजाय वह पूर्व की ओर चल पड़ा जहां उसने सुना था कि पुस्तकालय स्थित है। वह दोनों लड़कियां अपने साथ साम्राज्य के पुस्तकालय में ले गई जहां सभी पुस्तकें थी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? समुद्री डाकू लाइब्रेरियन ने इंस्टेप लालचंद से पूछा। सर, मैं क्रोशिया सेंट किले के बारे में जानना चाहता और यह भी कि हमारे महाद्वीप ने किस तरह के राजनेताओं का सामना किया और उनका इतिहास क्या था। दक्ष ने लाइब्रेरियन से कहा। ओ, ये देखकर अच्छा लगा कि युवा हमारे इतिहास में रुचि ले रहे हैं। अच्छा है, साथ मेरे आओ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसी ही एक किताब है। वह मैंने एक आर्किटेक्चर के पास गया और कुछ देर
बाद एक किताब लेकर वापस आया। उन्होंने कहा, इस किताब में आपको सब कुछ खोजने की जरूरत है। धन्यवाद। लाचेन ने किताब लेते हुए उस आदमी को धन्यवाद दिया। वह खाली टेबल पर कुर्सी पर बैठा। मिंग्यू और मंगलन भी अपने चारों ओर बैठे। दक्ष की किताबें और किताबें डूब गई। लड़कियां बसेरा चेन को देख रही थी जो किताब पढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद दक्ष ने किताब पूरी पढ़ी और आखिरी पन्ना भी पलट दिया। वह एक गहरी सांस ली, जैसे वह इतनी कुछ थक गया हो। तो यही हुआ, ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। दोनों महाद्वीपों का इतिहास अलग अलग है। उन्होंने किताब बंद करते हुए कहा, अल्पविराम, यह वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। इतिहास बिल्कुल वैसा ही हुआ, बस थोड़ा अंतर था। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा ताकि केवल मिंगू और मिंगलैन ही सुन सके। तुम्हें क्या पता चला? मिंगू ने पूछा। वह सोच रही थी कि उसे आश्चर्य हो रहा है कि वह सब कुछ भूल गया है। दक्ष ने मिंगू को देखा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बाहर जाकर बताऊंगा। लड़कियां भी इस बात से सहमत थी और वे भी खड़ी हो गई। वे उसकी चिंता समझती थी क्योंकि वे ऐसी जगह पर थी जहां आवाजें सुनी जा सकती थी। मेरे ज्ञान को बढ़ाने के लिए मुझे ये पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। दक्ष ने पुस्तक लाइब्रेरियन को लौटा हुए कहा। उन्होंने साम्राज्य का पुस्तकालय छोड़ दिया। लान, तुम संत राजा के बारे में नहीं जानती हो, है ना? उसने पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद मिंगलान से पूछा। मिंग्यू ने उसके साथ लंबा समय बिताया था इसलिए वह कुछ चीजें जानती थी, लेकिन मिंगलान को बहुत सी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेंट किंग इस दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली यों में से एक है। दक्ष ने समझाना शुरू किया ताकि मिंगलन समझ सके कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह मिंग्यू को कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहता था जो शायद उसे अभी तक पता नहीं थी। अल्पविराम, उन्होंने आगे कहा, मैं जिस तलवार का प्रयोग काली तलवार के साथ करता हूँ वह भी उनकी तलवार है। कि दंत के अनुसार बहुत समय पहले मानवता कुछ विदेशी प्राणियों की गुलाम थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आज की तरह नहीं दिखते। मनुष्य इन लोगों के लिए गुलाम और भोजन की तरह थे। सेंट किंग के दिनों तक ऐसा ही था। उन्होंने कहा, जब वे खाली सड़कों पर उनके साथ चल रहे थे उस समय के मनुष्य साधना के बारे में जानते थे, लेकिन वे इसमें विशेष रूप से अच्छे नहीं थे। उनके पास केवल कुछ शारीरिक सुधार करने वाले मार्शल कौशल थे क्योंकि उनके स्वामी चाहते थे कि वे बुनियादी काम करने में सक्षम होने के लिए मजबूत और स्वस्थ हो, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि वे इतने मजबूत हो कि वे उन्हें धमका सके। चीजें इसी तरह चलती रही जब तक कि संत राजा जियानु प्रकट नहीं हुए। वह एक सामान्य लड़का था जिसे शरीर को निखारने के बुनियादी मार्शल कौशल भी दिए गए थे, लेकिन वह लड़का इतना प्रतिभाशाली था कि वह मार्शल कौशल की पूरी शारीरिक रचना को समझने में कामयाब रहा। ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ हद तक विशेष था, जो किसी भी कौशल को समझने में सक्षम था जिसे वह पढ़ता था। उन्होंने मूल रूप से निम्न स्तरीय कौशल को समझा और उन कौशलों को मजबूत बनाते रहे। बदले में वे और भी मजबूत होते गए। उन्होंने अपने कौशल को साथ ही मनुष्यों के साथ भी साझा किया। अंत में उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोह में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों ने राक्षसों से अपनी दुनिया वापस ले ली और दुनिया के शासक और प्रमुख प्रजाति बन गए। जो जानवर मनुष्यों के स्वामी हुआ करते थे वे भाग गए और कुछ कमजोर जानवर पीछे रह गए। यही कारण है कि हम इस दुनिया में कोई उच्च श्रेणी का रक्तवंश जानवर नहीं देखते हैं। दक्ष ने संक्षिप्त इतिहास बताया कि बचपन में जब वह घर पर था तो उसने क्या पढ़ा था। अद्भुत, तो वह तुम लोगों का रक्षक था। मंगलन ने आश्चर्य से कहा। दक्ष ने जिस तरह से उसका वर्णन किया उससे ऐसा लग रहा था कि संत राजा वाकई एक महान व्यक्ति है। हाँ, वह मानवता का उद्धार करता था, कम से कम हमने तो यही सोचा था। दक्ष ने आंख भरते हुए कहा, जब मैं इस महाद्वीप पर आया तो मैंने लोगों को उसे सेंट किले कहते हुए और इस तरह बात करते हुए सुना जैसे वह मानवता का खलनायक हो। ये बहुत स्पष्ट नहीं था। मैंने जो समझा था उसके अनुसार इस महाद्वीप के लोग उससे नफरत करते थे। दोनों दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अंतर देखना दिलचस्प था। उन्होंने आगे कहा, तो तुम्हें इसका कारण पता चल गया क्या? तुम लाइब्रेरी में यही कर रहे थे? मिंगलैन ने दक्ष से पूछा। अल्पविराम, हाँ, मैंने सहयोग से कुछ और देखा जो उससे संबंधित था, जिससे मुझे कुछ बातें समझ में आई। दुनिया के बीच जो द्वार है उससे यह और भी स्पष्ट हो गया। हालांकि मुझे इस दुनिया का इतिहास पढ़कर यह सुनिश्चित करना था। दक्ष ने उत्तर दिया, तो असल में क्या हुआ? दो अलग अलग इतिहास क्यों है? मिंग्यू ने पूछा। जब मैं कहता हूँ कि इस महाद्वीप को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले द्वार हैं तो आपके मन में क्या आता है? दक्ष ने पूछा। ऐसा कुछ जो लोगों को इस स्थान से अन्य दुनिया में जाने में मदद करता है, लेकिन यह ऐसा कुछ भी है जो दूसरों को इस दुनिया में आने में मदद करता है। दक्ष ने आगे कहा, और यहाँ के लोग ये क्यों कहेंगे कि संत राजा ने उनके लोगों को मार डाला और यहाँ आतंक फैलाया? क्योंकि उसने वास्तव में ऐसा किया था। इससे अगले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। जब वह अपने देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले जानवरों के खिलाफ था तो उसने यहाँ के लोगों पर हमला क्यों किया? उसने लड़कियों की ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि इस दुनिया के लोग और जानवर एक साथ काम कर रहे थे। मिंग्यू ने सुझाव दिया। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था और इस दुनिया के इतिहास ने भी इसकी पुष्टि की है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार
अनुसार बहुत समय पहले इस दुनिया ने एक दूसरी दुनिया के साथ मिलकर पहला टेलीपोर्टल स्थापित किया था। उस दुनिया के नागरिक इस दुनिया के मनुष्यों से अलग दिखते थे, इतना कि उन्हें मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता था। वे जानवरों की तरह थे जो मानव रूप धारण कर सकते थे, यहाँ तक कि जब जानवर मानव रूप में थे तब भी उनकी अंतर्निहित विशेषताएं दिखाई देती थी जिससे वे अलग दिखते थे। दक्ष ने अपनी बात समझाना जारी रखा। जब भी कोई उसके पास से गुजरता तो वह रुक जाता ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई और उसकी बात न सुन ले। कहा जाता है कि यह जानवर इस महाद्वीप के मित्र बन गए। सम्राट इस मित्रता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक परित्यक्त महाद्वीप दे दिया जहां वे रह सकते थे और एक सभ्यता की स्थापना कर सकते थे। यह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम की तरह था। इस महाद्वीप के मनुष्यों को उनकी दुनिया में जाने और दुर्लभ सामग्रियों का खनन करने की भी अनुमति थी। वह बंज महाद्वीप जो उन्होंने दिया, मिंगू ने बड़बड़ा। यहाँ ऐसा हुआ कि वह वास्तव में बंज नहीं था, वहाँ मनुष्य रहते थे। अब मुझे यकीन नहीं है कि इस संबंध में महाद्वीप का इतिहास नकली है या नहीं, लेकिन इसके अनुसार महाद्वीप वास्तव में बंज था और उस समय कोई भी जीवन रूप नहीं रहता था। दक्ष ने उत्तर दिया। मिंगलैन ने कहा, हो सकता है कि इस महाद्वीप के सम्राट ने ये जानकारी छिपाई हो, यह संभव है। वैसे भी यह सब इसी तरह से शुरू हुआ। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद का अधिकांश इतिहास झूठा है। संत राजा ने जानवरों को हराया, उन्हें महाद्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया। वे यहाँ वापस आए और सम्राट से मदद मांगी जिन्होंने वास्तव में मदद की। मुझे विश्वास है, दक्ष ने कहा। अल्पविराम, हाँ, शायद यही बात संत राजा को उनके खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रही थी। कोई भी ये देखकर क्रोधित हो जाएगा कि उनकी प्रजाति के साथ गुलामों जैसा व्यवहार दूसरे मनुष्यों की वजह से किया जा रहा था। मिंगू ने कहा, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि संत राजा जानवरों को हराने और मानवता को मुक्त करने के बाद गायब हो गए। मेरा मानना है कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए थे कि जानवर कभी वापस ना आए, और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उन्हें संदेश स्पष्ट रूप से मिले। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी इस दुनिया में जो इतिहास दर्ज है वह चीजों को अलग तरह से बताता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने मित्रता के संकेत के रूप में बंज महाद्वीप पर शासन करने के लिए मित्रवत जानवरों को दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक अन्य दुनिया ने एक पोर्टल की स्थापना नहीं कर दी। उनका पोर्टल उस महाद्वीप की ओर ले गया जहां बीस्टकिंस शांतिपूर्वक रह रहे थे। कीर दंत के अनुसार जिस दुनिया ने ऐसा किया था वहां भी मनुष्य रहते थे। उन्होंने बीस्टकिंस पर युद्ध छेड़ दिया और उन्हें वह महाद्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया जो उन्हें कानूनी रूप से दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणकारी दुनिया के लोग बहुत कमजोर थे, लेकिन उनका राजा बहुत शक्तिशाली था। जब टने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करके बीस्टकिंस और आक्रमणकारियों को शांति प्राप्त करने में मदद करने का फैसला किया। आक्रमणकारियों के राजा, जिन्हें बाद में सेंट किलर नाम दिया गया, ने भी उन पर युद्ध छेड़ दिया। उसने अकेले ही इस महाद्वीप के हमारे कई महान योद्धाओं को मार डाला और उन्हें एक अनुचित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें कहा गया था कि वे उस महाद्वीप पर कभी भी आक्रमण या हमला नहीं कर सकते जिस पर अब आक्रमणकारियों का शासन था। दक्ष ने कहानी को ठीक उसी समय समाप्त किया जब उसे दूर क्षितिज पर रॉयल पैलेस का नजारा देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा, उनके द्वारा लिखे गए इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सम्राट से अनुचित समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के बाद सेंट किलर इस दुनिया से चले गए और कमजोर आक्रमणकारी मनुष्यों को अकेले ही उस महाद्वीप पर बसने के लिए छोड़ गए। क्या यह इस कहानी में एक खामी नहीं है? चकी, सेंट किलर उनके अनुसार दुनिया छोड़ चुका था तो उन्होंने फिर से महाद्वीप पर हमला क्यों नहीं किया? आखिरकार वहां केवल कमजोर इंसान ही बचे थे, उन्हें क्या रोक रहा था? मंगलन ने अफसोस जताया। हाँ, ये बहुत सरल है। वे डरे हुए थे कि संत हत्यारा शायद वापस आ सकता है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है उसके अनुसार उन्होंने जो तर्क दिया वही ये था कि वे निष्पक्ष लोग हैं जो अपने सौदे और वादे को निभाते हैं, भले ही यह अनुचित परिस्थितियों में किया गया हो। इसलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया और बदला नहीं लिया। दक्ष ने उत्तर दिया। अल्पविराम, क्या ये लोग आक्रमणकारियों से नफरत नहीं करते? फिर वे उन्हें इस महाद्वीप में घुसने ही क्यों देते हैं? उन्होंने उस कमजोर महाद्वीप से सारे संपर्क क्यों नहीं तोड़ दिए? मिंगू ने पूछा। इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानता, शायद इसलिए क्योंकि उन पर हमला करने वाला एकमात्र व्यक्ति सेंट किलर था। महाद्वीप पर रहने वाले लोग केवल उन मनुष्यों के वंशज हैं जिन्होंने पहले आक्रमण किया था। उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। उनसे दुश्मनी रखने वाला एकमात्र व्यक्ति सेंट किलर है जिसने उनके लोगों को मार डाला, लेकिन चूंकि वे उसे नहीं मार सके इसलिए उनका लक्ष्य अब सेंट किलर का उत्तराधिकारी बन गया है जिसके बारे में वे शायद सोचते हैं कि मैं हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या तुम्हारी दुनिया में कोई जानवर थे? उसने मिंग्यू से पूछा। उसने जो सुना था उसके अनुसार पोर्टल उस दुनिया की ओर ले गया जहां जानवरों के बच्चे रहते थे। उसे नहीं पता था कि यह उसकी दुनिया थी या नहीं। उस दुनिया का कोई नाम नहीं था। अगर मिंगू की दुनिया में जानवरों के बच्चे होते तो वह उस दुनिया का नाम खोजने की कोशिश कर सकता था जहां ये पोर्टल ले जाता था, अगर नहीं तो उसे दूसरे तरीके खोजने पड़ते। हमारी दुनिया में बकिन साम्राज्य थे, वे हमारे साम्राज्य जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन आपने जो वर्णन दिया है वह उनसे मिल खाता है। मिंगू ने पुष्टि की। अच्छा, इससे कम से कम हमें कुछ उम्मीदें तो मिलती हैं। जब दक्ष मिंगू से बात कर रहा था तो जून फिर से उसके सामने प्रकट हुई। वह उसकी ओर देखता रहा और सोचता रहा कि उसे क्या चाहिए। क्या तुम्हें कुछ कहना है? उसने उत्सुकता से जून से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन एक और तरीका है जिससे तुम दुनिया के बीच यात्रा कर सकते हो, भले ही तुम्हें
पोर्टल ना मिले लेकिन तुम दूसरे तरीकों से अपनी पसंद की दुनिया में जा सकोगे, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, सच में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह अविश्वसनीय है, मुझे बताओ कि कौन सा तरीका है। दक्ष ने खुशी से आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह ये भी सोच रहा था कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे सम्राट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है? यह उसके लिए ही बेहतर होगा क्योंकि वह बिना किसी प्रतिबंध के विभिन्न दुनिया में जा सकेगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, उसने बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे क्या चाहिए। वह केवल यही चाहती थी कि तियासेन को वापस लाया जाए जिसे वह आईने में देखती थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी यादें झूठी थी और उसने भी उसे नहीं बताया। जब बात उस तक पहुंची तब भी वह उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक कि वह अपनी पूरी वंशावली को जगा न ले। वास्तव में उसे यकीन था कि वह तब तक उसकी यथासंभव मदद करना चाहती थी तथा उसे विकास के पद पर बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार वह उसके अनुरोध के बारे में चिंतित नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, उसने पूछा। मैं तुम्हें बिना जाने कुछ भी वादा नहीं कर सकता, मैं भविष्य में कष्ट नहीं उठाना चाहता। मुझे बताओ कि तुम क्या वादा चाहते हो, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा, दक्ष ने उत्तर दिया क्योंकि उसने आंख मूंद कर वादा करने से इनकार कर दिया था। टक, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जुन ने मुंह बनाते हुए पूछा। मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मैं भविष्य पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल ये वादा करना चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे टूटना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने कहा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मिंदू के माता पिता के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। अगर तुम खुद को एक अजय के बीच में पाते हो जहां अपनी जान को जोखिम में डाले बिना उसके माता पिता को बचाने का कोई तरीका नहीं है तो तुम अकेले भाग जाओगे। बस यही एक वादा है जो मुझे चाहिए, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह जो वादा चाहती थी उसे सुनकर दक्ष दंग रह गया। उसने सोचा कि वह शायद कुछ कठोर मान सकती है लेकिन वह बस यही चाहती थी। हालांकि यह समझ में आता था उसके अनुसार अगर उसे कुछ हो गया तो उसका पिछला मालिक आजाद नहीं हो पाएगा। दक्ष को कभी कभी बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता था। वह जुन को धोखा देने के लिए तैयार होने के लिए डांटना चाहता था लेकिन उसने खुद को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। अल्पविराम, सिर्फ इतना ही, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचाते हुए मरने की उम्मीद नहीं करता। आखिरकार मुझे अपना परिवार भी संभालना है, मेरी जिंदगी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं वादा करता हूँ चाहे कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो, मेरी जिंदगी किसी की संपत्ति नहीं है जिसे आसानी से छीना जा सके। दक्ष ने धीरे से जवाब दिया और जून को देखा। जून को लगा कि उसके शब्दों में कुछ गड़बड़ है लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पा रही थी। अच्छा, अंततः उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब जब आप संतुष्ट हैं तो मुझे रास्ता बताओ, दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, दूसरा तरीका कुछ ऐसा है जो ज्यादातर आपके लिए ही काम करता है क्योंकि इसमें आपको अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जून ने उत्तर दिया। ओ, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे दुनिया के बीच यात्रा करने के लिए अपने अंतरिक्ष कानून का उपयोग करने की आवश्यकता है? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? क्योंकि जहां तक मुझे पता है मैं अपने अंतरिक्ष यात्रा का उपयोग करके एक बार में केवल कुछ किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम हूँ, दक्ष ने बताया और आश्चर्य व्यक्त किया कि यह कैसे संभव है। उन्होंने आगे कहा, जितनी समझ मुझमें है उससे विभिन्न दुनिया के बीच यात्रा करना असंभव प्रतीत होता है। यही बात है, तीसरे परीक्षण तक आपकी रक्त रेखा जागृत हो चुकी थी, अब ये और भी अधिक प्रमुख है। वास्तव में आप इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पास अपनी रक्त रेखा के साथ अंतर के कानून की अपनी समझ को बढ़ाने की क्षमता है। यह आपकी रक्त रेखा रूपांतरण गति को बढ़ाने में भी मदद करेगा, जूनन ने बताया। उसकी बातें सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने सुनिश्चित किया कि जून ये ना सुन सके कि वह आगे क्या सोचता है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से कनेक्शन काट दिया। तो वह मेरी मदद कर रही है और मेरा वंश बढ़ाने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे पूरी तरह से जगाने की के लिए। चिंता मत करो जन, तुम न सेन की बड़ी योजनाओं में एक मोहरा हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। ये सोचते रहो कि तुम मुझे नियंत्रित करते हो, जब सही समय आएगा तो तुम समझ जाओगे, उसने जुन की आंखों में देखते हुए सोचा। अल्पविराम, उन्होंने अपने चेहरे पर शांति का भाव बनाए रखा, यद्यपि उनके विचार उनके चेहरे के भावों से बिल्कुल विपरीत थे। तो मैं अपने वंश का उपयोग करके अपनी समझ कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसने उससे पूछा। हालांकि शुन के इरादे कुछ और ही थे लेकिन जब तक उसे पता था कि वह क्या चाहती है तब तक वह उतनी खतरनाक नहीं थी। उसे कुछ चीजों में उसके चेहरे की विशेषज्ञता की भी जरूरत थी। अब जब आपकी तीसरी जागृति हो गई है तो ये बहुत आसान है। आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने प्रत्येक कानून पर इस तरकीब का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, जुन ने जवाब दिया। ये तरकीब आपके कानून के पौधों को कम समय में तेजी से बढ़ने में मदद करेगी, लेकिन ये चीजें जितनी देर से आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि जितनी देर से आप इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा, तो अगर मैं इसे अभी उपयोग करता हूं तो मैं इसे अंतरिक्ष के नियम पर फिर से उपयोग नहीं कर पाऊंगा, बाकी की समझ मुझे खुद ही बनानी होगी। दक्ष ने सोचा इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष के नियम और भ्रम के नियम पर न करें। आपको अभी केवल अपने अंतरिक्ष के नियम को बढ़ाने की जरूरत है, आपको इसे उन नियमों पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। जून ने कहा ठीक है, मुझे इसे करने की विधि बताओ। दक्ष ने जून से कहा और उससे पूछा कि इसे कैसे करना है। विधि सरल है, इसके लिए आपको अपने आप को खून से लथपथ करना होगा और अपने खून का उपयोग अपने मार्शल स्पेस के अंदर मौजूद लो सेपलिंग पर करना होगा। जून ने कहा और मैं ये कैसे करूं? दक्ष ने पूछा, लेकिन अचानक वह रुक गया क्योंकि उसने सड़क पर एक सराय देखी थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा आवास है जहां वे रह सकते हैं। उसने जून को रोका जो समझाने वाला था, एक मिनट रुको, अब जब हम यहाँ हैं और हम महल में जाने की जरूरत नहीं है तो मुझे रहने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। उसने अपनी तरफ मिंगू की तरफ देखा जो कुछ नहीं बोल रहा था। मिंगू और मिंगलैन देख सकते थे कि दक्ष गहरी सोच में खोया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। उसने उससे पूछा, मिंगू मुझे नहीं लगता कि हमें रॉयल पैलेस जाने की जरूरत है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है। क्या हम सराय में रुक सकते हैं जब तक मैं एक पोर्टल ढूंढता हूं जो हमें तुम्हारी दुनिया तक ले जाएगा? अल्पविराम मिंगू ने अपना सिर हिलाया, वह खुद इस बात से अभिभूत थी। अब जब उसे यकीन हो गया था कि यह उसका घर नहीं है तो उसके लिए बाहर रहने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि यह मंगलन का दक्ष के साथ समय था। उसने मंगलन की ओर देखा और माफी मांगी, मुझे खेद है कि मैं उस समय में तीसरा पहिया बन गई जो तुम्हारा होना चाहिए था, आप मुझे वापस भेज सकते हैं। उसने दक्ष से कहा, हम तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन हमारे साथ रहो, 3 लोगों का होना बुरा नहीं है, मंगलन ने धीरे से कहा और उसने मिंगू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे मिंगू के लिए बहुत बुरा लगा, वह अच्छी तरह जानती थी कि मिंगलैन अपने परिवार से मिलने का कितना इंतजार कर रही थी। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और अब ये भी अनिश्चित था कि क्या वह कभी अपनी दुनिया में पहुंच पाएगी और अपने परिवार से मिल पाएगी। मिंगलान ऐसे समय में मिंगू को नकली दुनिया में वापस भेजने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहो। दक्ष ने भी सहमति जताई, वह जानता था कि मिंगू ऐसे समय में रुकने के लिए सहमत नहीं हो सकता है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे कुछ चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उत्तरों के रूप में अधिक मदद की आवश्यकता हो सकती है, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया, मुझे भी हम तीनों के साथ ऐसा करना बहुत याद आ रहा है। उसने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाना, दोकी लेने की तुलना में तुम्हारी दोहरी साधना तकनीक कितनी विकसित हुई है। मिंगलैन सुन नहीं सकी कि वह क्या कह रहा था, लेकिन मिंगू का लाल चेहरा देखने के बाद उसे एक सामान्य विचार आया। मिंगू ने अपना सिर हिलाया और ऐसा दिखावा किया कि उसने दक्ष की बातें नहीं सुनी, लेकिन उसके लाल चेहरे ने उसे धोखा दे दिया। वे तीनों सराय में दाखिल हुए जहां दक्ष ने अपने लिए एक कमरा बुक किया था। उसने एक बार फिर कमरे का किराया चुकाने के लिए कलाकृतियों का इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास वास्तव में वह पैसा नहीं था जो साम्राज्य में इस्तेमाल किया जाता था। भुगतान के तुरंत बाद उन्हें कमरे की चाबियां दे दी गई, एक नौकर भी उन्हें उस कमरे तक ले गया जो उन्हें सौंपा गया था। अल्पविराम दक्ष और लड़कियों को उस कमरे में ले जाया गया जहां वे रहने वाले थे। दक्ष को केवल एक कमरा दिया गया था क्योंकि वह केवल एक ही कमरा चाहता था। चकी उसने दोनों महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था, इसलिए उसे 2 कमरे बुक करने की जरूरत नहीं थी। वे वैसे भी मैं उसके साथ जाने वाली थी। वे कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष ने लड़कियों की ओर देखा और उनसे कहा, यहाँ केवल एक ही बाथरूम है। उन्होंने पूछा, पहले कौन नहाना चाहता है? क्या तुम बीमार हो? मंगलन ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में पूछा। नहीं, ऐसा सिर्फ इसलिए है कि आमतौर पर आप, मेरा मतलब है कि आप वॉशरूम में साथ रहना पसंद करते हैं, साथ देना, लेकिन आप आज नहीं आ रहे हैं। मिंगकान ने उलझन में पूछा। हाँ, ओह, तो यह वही था, दक्ष ने कहा और वह हंसने लगा। इसके लिए मुझे खेद है, मुझे बस कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आप लड़कियों के साथ नहीं जा सकता, उन्होंने आगे कहा। ओह, मंगलन ने अपना सिर हिलाया, उसने मिंगू का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में खींच लिया। चलो चले। दोनों लड़कियां दक्ष को पीछे छोड़कर नहाने के लिए शोवर रूम में चली गई। दक्ष पास के बिस्तर पर बैठ गया, जिनकी आत्मा भी उसके पास बैठी उसे देख रही थी। मैं अब स्वतंत्र हूँ, मुझे बताओ कि मैं अपने रक्त का उपयोग अपने रक्त को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? उसने जून से पूछा। अल्पविराम, क्या तुम सचमुच अब इसका उपयोग करने जा रहे हो? जून ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, मैं अभी केवल विधि जानना चाहता हूँ, यदि संभव हो तो मैं इससे बाद के लिए बचा कर रखना पसंद करूंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप वाकई पोर्टल की तरह यात्रा करने के अन्य तरीके खोजने की उम्मीद करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जोखिम भरा होगा। मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया होगा क्योंकि मुझे पता था कि बाद में इसका उपयोग करने पर यह
अधिक उपयोगी होगा। जून ने कहा, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम इस विधि का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाओगे और सभी कानूनों पर इस अवसर को बर्बाद कर दोगे। अगर मुझे नहीं लगता कि पोर्टल को खोजना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा होगा तो मैंने सही समय से पहले नहीं बताया होता। अभी इसका उपयोग करो और सम्राट के करीब जाने की कोशिश भी मत करो। उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, चिंता मत करो, बस मुझे तरीका बताओ। दक्ष ने जवाब दिया। वह पहले से ही जून की चालों से कुछ हद तक परेशान था, लेकिन उसे अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए देखने की कोशिश उसे और भी अधिक परेशान कर रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मर जाओ, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए। जून ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अगर तुम कोशिश भी करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम तनी गलत हो, फिर तुम वापस आकर मुझसे माफी मांग सकती हो। जरूर, अगर वह दिन कभी आएगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, अब मुझे रास्ता बताओ। दक्ष ने कहा, ठीक है, अपने विचारों तक पहुंच खोलो, मैं अपने ज्ञान से कुछ जानकारी हस्तांतरित करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यह वास्तव में क्या है। जून ने उत्तर दिया। दक्ष बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठा था और उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। उसने जून को अपने विचारों तक पहुंचने की अनुमति दी। जल्द ही वह अपने सिर में जून की उपस्थिति महसूस करने में सक्षम हो गया, क्योंकि जानकारी के टुकड़े उसके दिमाग में प्रवेश करने लगे। वह एक दृश्य देख सकता था जहां एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा था। वह उस व्यक्ति के शरीर के अंदर का दृश्य भी देख सकता था। उसे उस व्यक्ति के मार्शल स्पेस का भी नजारा दिखाई दिया जहां एक लॉ सेपलिंग रखा हुआ। क्या यह मैं हूं? उसने पूछा। अल्पविराम, नहीं, यह एक काल्पनिक दृश्य है जिसे मैंने अपने ज्ञान का उपयोग करके आपको चीजों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए बनाया है। जून की आवाज उसके सिर में गूंजी। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने काल्पनिक शरीर को देखने लगा। उसने देखा कि वह आदमी अपनी उंगली को दांतों से हल्के से काट रहा है। उंगली से खून बहने लगा। आदमी ने फिर से अपनी उंगली मुंह में डाली और खून चूसा, लेकिन खून उसके शरीर में नहीं गया। दक्ष देख सकता था कि जैसे ही खून उस आदमी के मुंह में गया वह मूल सार में बदल गया। उसने ऐसा कैसे किया? उसने अचंभित होकर पूछा। तुम्हारा खून पूरी तरह से मूल से बना है, इसलिए जब तक तुम चाहो इसे आसानी से मूल में बदला जा सकता है, लेकिन चूंकि तुम एक इंसान हो इसलिए तुम मूल सार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल अमर लोग ही हमलों के लिए मूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से अपने सार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जून ने धीरे से कहा, चूंकि आपके पास रक्त है इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे आसानी से परिवर्तित भी कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको इस विधि का उपयोग करके परिवर्तित किए गए सार की पहली बूंद को अपने मार्शल स्पेस में मोड़ना चाहिए और सार के साथ अपने लॉ सेपली को पोत देना चाहिए। पहला पोषण अंतिम पोषण भी है और यह आपके लॉ सेपलिंग को एक पूरे चरण तक बढ़ने में मदद कर सकता है। उसने आगे कहा, ओ एक पूरा चरण, इसलिए तुमने कहा कि बाद में इसका उपयोग करना अच्छा है। ये दुर्लभ औषधियों की तरह है जो साधक को एक प्रमुख क्षेत्र में छलांग लगाने में सक्षम बनाती है। अब साधक इसका उपयोग आत्मा स्थापना क्षेत्र से स्वर्ण कोर क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए कर सकते, या वह इसका उपयोग तब कर सकता है जब वह स्वर्ग क्षेत्र में हो और संत क्षेत्र में प्रवेश कर सके, जिसके लिए पिछले क्षेत्रों की तुलना में हजारों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दक्ष ने भौं सरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, इसका पहले इस्तेमाल करना अब वास्तव में बर्बादी जैसा लगता है, लेकिन यदि आप दुनिया छोड़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आप संत दायरे में नहीं पहुंच जाते, फिर आप आसानी से दुनिया के बीच की बाधाओं को पार करके उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। जून ने उत्तर दिया, मेरे पास इतना समय नहीं है, यही समस्या लगती है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वैसे भी मुझे अपने अंतरिक्ष कानून को अपडेट करने के लिए इस सफलता की आवश्यकता है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे राजकुमार से टोकन वापस लेने के बाद भी सेंट किन की कब्र तक पहुंचने के लिए महीनों तक यात्रा करनी होगी। इसे अभी करना बाद में करने की तुलना में कहीं अधिक कुशल है। मुझे अभी और ताकत की भी आवश्यकता है। जहां तक बर्बादी की बात है तो ये बर्बादी होगी, लेकिन यह एक सोची समझी बर्बादी है। उन्होंने आगे कहा, बिल्कुल, अब आपको इसकी जरूरत है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। ये 2 कदम ही वह है जो आपको करने की जरूरत है, तब आप कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाए। उन्होंने आगे कहा। हाँ, दक्ष जवाब दे रहा था जब उसने शोवर रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। क्या तुम अपने आप से बात कर रहे हो? मंगलन ने बाहर निकलते हुए कहा। उसने कुछ भी नहीं पहना था। अल्पविराम मिंगलैन बाथरूम से बाहर निकली तभी उसने दक्ष की आवाज सुनी। कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। तुम लड़कियां बोलो। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। वह मंगलन की ओर नहीं देख रहा था। मिंगलैन ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती? तुम लड़कियां अपनी बात जारी रखो, मुझे बाहर कुछ चीजें चेक करनी है, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो कमरे से बाहर मत जाना। दक्ष ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। अपना सिर हिलाते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। हम मंगलन ने आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। वह वापस कमरे में चली गई। अब तुम कहाँ जा रहे
रहे हो? जून ने कमरे से बाहर निकलते हुए दक्ष से पूछा। मुझे अभी भी शहर और उसकी सुरक्षा की जांच करनी है, मुझे राजकुमार से मिलकर उससे हार लेने की भी कोशिश करनी है। दक्ष ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जवाब दिया, क्या आपको वाकई लगता है कि सेंट किंग की कब्र में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लायक कुछ मिलेगा? जून ने उत्सुकता से पूछा। जहां तक मैं समझता हूँ ब्लडलाइन मंदिर के अंदर मिलने वाले इनाम कहीं ज्यादा कीमती लगते हैं। अल्पविराम, ये निश्चित नहीं है। अपने लिए सोचो, ये कैसे संभव था कि एक आदमी इतना कुछ हासिल करने में सक्षम था? संत राजा जिनेवू के पास कोई संसाधन नहीं था, उसे केवल सबसे घटिया साधना कौशल प्राप्त था जो उस समय के मनुष्यों के पास था। कोई व्यक्ति इतना कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है और इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है कि वह इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट को धमकी दे सके जिसके पास सभी संसाधन और साधना कौशल थे? उन्होंने पूछा। क्या आपने खुद नहीं कहा था कि वह साधना कौशल को समझने और उन्हें मजबूत बनाने में प्रतिभाशाली था? जून ने पूछा। ये कहानी है, लेकिन फिर भी बिना किसी अतिरिक्त मदद के ये सब हासिल करना असंभव है। ब्लडलाइन मंदिर से मिली सारी मदद के बाद भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अभी भी सम्राट से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। उसे धमकी देने की तो बात ही छोड़िए, इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद वह कैसे अंदर जा पाया? मकबरे के अंदर जरूर कुछ है, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। वह होटल से बाहर निकला और रॉयल पैलेस की ओर चलने लगा। जब आप अपने वंश को पूरी तरह से जागृत कर लेते हैं तो कोई भी खजाना आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आपको ऐसी तुच्छ चीजों को खोजने के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में परेशान ना हो और अपने वंश पर ध्यान केंद्रित करें। पूरी तरह से जागृत होने के बाद आप मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको इतनी जल्दी में होने और जोखिम उठाते हुए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जन ने सुझाव दिया। बेशक मुझे अपनी वंशावली से ज्यादा तेजी से मजबूत बनना होगा। अपनी वंशावली को पूरी तरह से जगाने का मतलब होगा नसेन का सामना करना। मैं अपनी ताकत पर भरोसा किए बिना ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। अगर वह मुझे मारने आता है तो मैं कम से कम उसे बदले में मार दूंगा। मैं पहले मरकर उसकी महत्वाकांक्षाओं का भोजन नहीं बन रहा हूं, दक्ष ने सोचा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मैंने देखा कि तुमने काफी समय से मेरी बात सुनना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम राजकुमार से मिल भी सकती हो और उसका हार भी ले सकती हो? तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी के महल में जा रही हो और वह व्यक्ति है जो अगर तुम्हें जान गया तो तुम्हें मारने के लिए स्वर्ग और नरक की तलाश करेगा। ऐसा लग रहा था कि जुन इस बात से परेशान थी कि दक्ष एक बार फिर उसके सुझाव को नजरअंदाज कर रही थी। इतना ही नहीं, वह मुस्कुरा भी रहा था जैसे कि वह ऐसी बातें कहकर मूर्ख हो। उसने आगे कहा, ठीक है, अपना अहंकार जारी रखो। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास मत आना। वह बिना कुछ कहे ही गायब हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता जन, बात बस इतनी है कि मेरे दिमाग में हमेशा एक योजना होती है और उसे समझाना हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। बस इतना जान लो कि मेरे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को बचाने का एक तरीका है। मैं कभी कभी असफल हो सकता हूँ लेकिन मैं खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उन्होंने आगे कहा, जहाँ तक राजकुमार की बात है तो तुम सही हो, उसे शाही महल में होना चाहिए। मैं वहाँ जाकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह उससे नहीं मिल सकता, लेकिन मैं फैश के राजकुमार के रूप में उससे मिलने जा सकता हूँ। यह उससे मिलने का एक अच्छा तरीका का होगा। भले ही साम्राज्य की तुलना में राज्य कुछ भी नहीं है, लेकिन एक राजकुमार के रूप में मुझे उससे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके करीब जाना ही सफल होने का एकमात्र तरीका है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए शाही महल की ओर देखा जो दूर खड़ा था। जहां से वह देख रहा था वहां से शाही महल 1 किलोमीटर चौड़ा लग रहा था। ये बर्फीले नीले रंग की सामग्री से बना था जिससे ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में बर्फ से बना है। बुरा नहीं है, जब आप दुनिया पर राज करते हैं तो आपको यही मिलता है हो। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। सड़कों पर लोगों की भीड़ इधर उधर घूमती देखी जा सकती थी। सड़कों पर कई गाड़ियां भी चल रही थी, मानो वे महल की ओर जा रही हो। गाड़ियां आलीशान लग रही थी लेकिन उन पर राज परिवार का कोई प्रतीक नहीं था, उन पर अलग अलग प्रतीक खुदे हुए थे। वे साम्राज्य के कुलीन परिवारों से संबंधित होंगे। क्या ये सभी परिवार रॉयल प्लेस के पास बसे हैं? मैंने 20 से अधिक ऐसी गाड़ियां रॉयल पैलेस की ओर जाती देखी है। या हो सकता है कि आज रॉयल पैलेस में कोई विशेष सभा हो। दक्ष ने गाड़ियों को देखते हुए आश्चर्य जताया। सभी गाड़ियों की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे जिससे वह अंदर नहीं देख पा रहा था। अंततः उसने कुछ समय निकालकर एक राहगीर से पूछने का निश्चय किया। वह ये देखने के लिए इधर उधर देखता है कि किससे पूछना अधिक उपयुक्त होगा। फुटपाथ पर उसके आसपास बहुत से लोग थे लेकिन वे सभी जल्दी में लग रहे थे। उन्हें रोकना और उनसे बात करना एक मुश्किल काम लग रहा था। वहां एक है, उसने कहा, क्योंकि उसे जल्द ही एक व्यक्ति मिला जो आराम से चलता हुआ लग रहा था। यह एक युवा व्यक्ति था जो दक्ष जितना ही बूढ़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति आराम से टहल रहा था और वह किसी विशेष काम से नहीं आया था। वह लड़के की ओर बढ़ा और बोला, माफ करना भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? युवा लड़के ने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने होंठ
तुरंत खोले और बोला, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बहुत आभारी रहूंगी यदि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, मुझे किसी और मदद की जरूरत नहीं है। दक्ष ने जवाब जब दिया, क्या मैं आपकी कृतज्ञता खा सकता हूँ? क्या मैं इसे बेचकर अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी को दे सकता हूँ? मुझे आपकी कृतज्ञता की परवाह क्यों करनी चाहिए? लड़के ने आंखें घुमाते हुए पूछा, मुझे केवल ये जानना है कि क्या आज शाही महल में कुलीन परिवारों की कोई सभा या कोई अन्य उत्सव है? दक्ष ने समझाया, यदि वे कोई सभा करते हैं तो आपको इसकी क्या परवाह है, और यदि आप जाना चाहते हैं तो मुझे इसकी क्या परवाह है? लड़के ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ फिर से पूछा। लड़के के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव देखकर दक्ष को लगा कि वह लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देगा। वह बहुत परेशान करने वाला था। अगर दक्ष अकेला होता तो वह गुस्से में लड़के को थप्पड़ मार देता, लेकिन चूंकि वह सार्वजनिक स्थान पर था और कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी भावना पर काबू पा लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा, अगर तुम मुझे जवाब दोगे तो मैं तुम्हें स्पिरिट ग्रेड पेंडेंट दूंगा। उसने लड़के को पेशकश की। वह दूसरों से भी पूछ सकता था, लेकिन वह फिर से इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। ये पेंडेंट उन बेकार चीजों में से एक था जो उसके स्टोरेज में जगह ले रही थी। यह उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता था, लेकिन इसका इस्तेमाल रिश्वत के रूप में किया जा सकता था। एक स्पिरिट ग्रेड कलाकृति। क्या आपको लगता है कि मैं एक भिखारी हूँ कि मुझे सिर्फ इसके साथ बेच दिया जाएगा? लड़के ने जवाब दिया और वह हंसने लगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। मुझे एक स्वर्गीय श्रेणी की कलाकृति दे दो, लड़के ने सीधे चेहरे से कहा। दक्ष ने लड़के को शून्य दृष्टि से देखा, जैसे उसे पता नहीं था कि लड़के पर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बच्चे, लालच अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा लालच भविष्य के लिए बुरा हो सकता है। कभी कभी यह जानना अच्छा होता है कि कहाँ रुकना है। मुझे बस एक जवाब चाहिए जो शायद यहाँ हर कोई जानता हो। ज्यादा लालच मत करो, दक्ष ने कुछ समय बाद जवाब दिया। अल्पविराम, बहुत ज्यादा? क्या तुम्हें लगता है कि यह किसान इसका जवाब जानते होंगे? जाओ और खुद कोशिश करो, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बहे मुड़कर दीवार के करीब चला गया। वह दीवार से पीठ टिका कर खड़ा था और दक्ष को देख रहा था, चेहरे पर एक विचारशील भावली। दक्ष ने लड़के को देखा। उसके आत्मविश्वास से ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था, लेकिन उसने उन्हें किसान क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे अलग था। वह भी साधारण कपड़े पहने हुए लग रहा था। क्या ये भी हो सकता है कि वह भी किसी कुलीन परिवार का हिस्सा हो? क्या यह ऐसी बात थी जिसके बारे में सिर्फ कुलीन परिवार ही जानते थे? उसने सोचा, आगे बढ़ो, कोशिश करो और मेरे पास वापस आओ, लड़के ने कहा और उसने दक्ष को आगे बढ़ने का इशारा किया। दक्ष ने इस सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह एक महिला के पास गया जो जल्दी में लग रही थी। अरे अरे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या शाही महल में कोई विशेष कार्यक्रम है जिसमें सभी कुलीन परिवार जा रहे हैं या कुछ इसी तरह का? उसने महिला से पूछा। मैं कैसे जानूं? रईसों से जुड़ी बातें तो रईसों को ही बताई जाती हैं। रईसों के साथ कोई उत्सव भी हो तो भी हमें पता नहीं चलेगा, औरत ने जल्दी से जवाब दिया। अब मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। दक्ष ने लड़की का पीछा करना बंद कर दिया और उस लड़के की ओर देखा जो दीवार के सहारे खड़ा था और उसके पर मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, तो मैं सही था, इसीलिए वह इतना आश्वस्त था। वह वापस लड़के के पास गया। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? मुझे लगा था कि तुम कम से कम कुछ और बार कोशिश करोगी। तुम एक बार में ही वापस कैसे आ गई? लड़के ने दक्ष से पूछा। आप किस शाही परिवार से हैं? दक्ष ने सीधे पूछा। अल्पविराम, मुझे लगता है कि उस महिला ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया होगा कि किसानों को ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? यही कारण है कि तुम्हें पता होना चाहिए, बड़े ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह सीधा खड़ा हुआ और महल की ओर चलने लगा। आप आधे से ज्यादा सही हैं, मैंने पहले ही यह मान लिया था क्योंकि आप इतने आश्वस्त थे और उन्हें किसान कह रहे थे। महिला के जवाब ने इसकी पुष्टि कर दी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या आप मुझे अपना मुंह खोलने के लिए स्वर्ग लोक की कलाकृति देने जा रहे हैं? लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक कुलीन व्यक्ति होने के बावजूद आप अभी भी इतने लालची हैं? दुर्भाग्य से मेरे पास केवल कुछ ही स्वर्ग क्षेत्र की कलाकृतियां हैं जिन्हें मैं साझा नहीं कर सकता। मुझे यह मौका छोड़ना होगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओ, अगर तुम ऐसा कहते हो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। फिर भी तुम्हारे पास कुछ स्वर्ग लोक की कलाकृतियां होने के कारण तुम बहुत अमीर हो। तुम किस परिवार से हो? लड़के ने पूछा। मैं साम्राज्य से नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ, तुम साम्राज्य से नहीं हो, फिर भी तुम इतने अमीर हो? या तो तुम डाकू हो या किसी राज्य के राजकुमार। तो तुम कौन हो? लड़के ने पूछा। अगर मैं कहूं कि मैं डाकू हूं तो तुम क्या करोगे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़का जवाब सुनकर हंसने लगा। उसने जवाब दिया, हाँ, अगर यह सच है तो तुम एक बहुत ही खुले और आत्मविश्वास डाकू हो। तो मुझे लगता है कि तुम एक राजकुमार हो। तुम किस राज्य से हो? लड़के ने पूछा। मैं फैश साम्राज्य से हूँ। दक्ष ने लड़के को अपना बैज दिखाते हुए जवाब दिया। ओह, तो आप वहीं से हैं? लड़के ने बूढ़ा, तुम वहां गए हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। वह अचंभित नहीं लग रहा था, इसलिए दक्ष को यकीन
यकीन था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं गया हूं, लेकिन मुझे मेरे बचपन के दिनों में विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षा दी गई थी, इसलिए मैं कुछ चीजें जानता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास कुछ कलाकृतियां हैं, हालांकि एक राजकुमार के लिए आप बहुत कंजूस हैं, लड़के ने बताया। शायद मैं हूं, आखिरकार हमारा राज्य साम्राज्य से तुलना नहीं कर सकता, मैं इस तरह संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकता। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच है, अगर मैं उनकी तुलना हमारे साम्राज्य से करूं तो ये राज्य बहुत गरीब है। आपका फेंगशू साम्राज्य भी सबसे अमीर राज्यों में से एक नहीं है, लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने जवाब नहीं दिया, तुम किस शाही परिवार से हो, या तुम इस जवाब के बदले में भी मुझसे कुछ मांगने जा रही हो? दक्ष ने पूछा, ठीक है, तुमने मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं भी तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्या तुम सचमुच मेरे परिवार का नाम जानना चाहते हो, न कि घटना के बारे में? लड़के ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। अल्पविराम, हम क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुझ किसी एक बात जवाब देंगे? उसने पूछा। तुम बहुत धीमे हो। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लड़के ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मैं वैसे भी बोर हो रहा था, इसे अपने लिए एक उपहार समझिए जो आपने मुझे कुछ समय बिताने का मौका दिया, उन्होंने आगे कहा। तो फिर मुझे रॉयल पैलेस के बारे में बताओ, वहाँ क्या हो रहा है, सभी गाड़ियाँ उसी दिशा में क्यों जा रही हैं? उसने आगे कहा। ओह, ये तो बहुत आसान है, दूसरे राजकुमार का जन्मदिन आज है, चूंकि केवल कुलीन को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है, इसलिए केवल उन्हें ही बताया गया है। लीनो और शाही रक्षकों के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम नागरिकों को नहीं पता कि यह राजकुमार का जन्मदिन है, इतनी गोपनीयता क्यों? क्या ये बड़े उत्सव का विषय नहीं है कि आम लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए पूछा। शहर में इतनी चहल पहल थी कि उसे कभी लगा ही नहीं कि आज किसी राजकुमार का जन्मदिन है, उसे लगा कि आज किसी राजकुमार से मिलने या किसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है, लेकिन ये तो जन्मदिन का जश्न था, नागरिकों को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? आज हमारे सम्राट का जन्मदिन नहीं है, एक साम्राज्य को केवल अपने सम्राट से ही मतलब रखना चाहिए, जब तक युवराज राजगद्दी नहीं संभाल लेते तब तक उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, लड़के ने जवाब दिया। उसने पूछा, क्या आपके राज्य में यह बात अलग है? मैंने तो सोचा था कि एक साम्राज्य अधिक उत्सवपूर्ण होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे आप इस समारोह में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये समारोह जल्द ही शुरू होना चाहिए, एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए था, या आप इसमें शामिल न होने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, सच में मैं कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में सोच रहा था, मैं आज बस उब गया था, इसलिए टहलने के लिए बाहर आया था। असली कार्यक्रम अभिवादन के बाद शुरू होगा, मैं उसके बाद खाने का समय होने पर जाऊंगा, युवा लड़के ने उत्तर दिया। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? हाँ, मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने राज्य से बाहर आया हूँ, मैं साम्राज्य से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ, चूंकि मैं सही समय पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं राजकुमार से अपना परिचय दे सकता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। अच्छा, लड़के ने दक्ष को देखा और गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, तुम्हें अपनी पहचान के साथ अंदर जाने की अनुमति होनी चाहिए, क्या तुम अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई बज लेकर आए हो? हाँ, यह उन कुछ चीजों में से एक है जो मैं अपने साथ लाया हूँ, हालांकि मुझे इसका ज्यादा उपयोग होने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने लड़के को बेच दिखाते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्यों ना हम साथ चले? मैं आमतौर पर ऐसे आयोजनों में उब जाता हूँ, तुम मेरा साथ दे सकती हो? उसने धीरे से कहा। हम, हाँ, यह आसान होगा, वह मुझे अंदर जाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है, दक्ष ने लड़के को देखते हुए सोचा। उन्होंने आगे कहा, चलो हम साथ साथ चले। वह लड़के में कोई साधना नहीं देख सकता था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वह जानता था कि यदि कोई साधक नहीं देख सकता तो उसे नश्वर समझना ठीक नहीं है। ऐसे कई संसाधन थे जो किसी व्यक्ति को अपनी साधना छिपाने में मदद कर सकते थे। आमतौर पर कोई व्यक्ति ऐसा तभी करता था जब वह अपनी कम साधना के बारे में चिंतित होता था और उसे नजरअंदाज रखना चाहता था। फिर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल तब भी करते थे जब उनकी साधना उच्च होती थी, क्योंकि वे दिखावा नहीं करना चाहते थे। दक्ष ने अपनी साधना को भी छुपा रखा था, क्योंकि इससे उसे एक रहस्यमय आभा मिलती थी जो एक राजकुमार के लिए आवश्यक थी। अच्छा, चलो वहां पहुंचने से पहले कुछ खा लेते हैं, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लड़का हंसते हुए बोला और सड़क पर खाना बेचने वाले एक विक्रेता की ओर बढ़ने लगा। ओह ठीक है, मैं ये करना भूल गया। वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया, मैं हूँ मिंगलिंग हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ। दक्ष ने अपना मुंह खोला क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना असली नाम बताने वाला था। वह सही समय पर रुका, उसने अपने होठों पर काबू पाया और उस राजकुमार का नाम बताया जिससे उसने बेच लिया था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के बारे में पढ़ते थे, एक मौका था कि शायद कोई उन राज्यों के पारिवारिक नामों को भी जानता हो। वह अभी बहुत ज्यादा आराम नहीं करना चाहता था और बाद में अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। फू मिंगलिंग ने नाम सुनते ही सिर हिलाया। वह फिर से स्ट्रीट फूड विक्रेता की ओर चल पड़ा। मुझे 2 रहसी मिक्स दे दो, तो उसने विक्रेता से कहा। विक्रेता ने एक बर्तन खोला और उसमें से इंद्रधनुषी जामुन जैसे दिखने वाले जामुन निकाले, जिन्हें उसने एक कप में रख दिया। उसने एक गाढ़ा सफेद तरल भी डाला, जिसे देखकर दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसे किसी और की याद आ गई। विक्रेता ने ऊपर से मसाले छिड़कने से पहले उसी तरह के घनत्व वाला नारंगी तरल डाला। लो, उसने पहली प्लेट लड़के को दे
दे दी और फिर दूसरी प्लेट तैयार करने लगा। आप पहले वाला ले सकते हैं क्योंकि भुगतान करने वाले आप ही हैं। दक्ष ने हमिंगलिंग को कुछ देर तक शून्य दृष्टि से देखा, फिर जवाब दिया, मैंने कब कहा कि मैं भुगतान करूंगा। यद्यपि उसने ऐसा कहा फिर भी उसने प्लेट ले ली। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन मैं यह नहीं पूछ सकता कि यह क्या है, या हो सकता है कि वह मेरी वैधता पर संदेह करे क्योंकि यह इस दुनिया की कोई सामान्य वस्तु है। ये बहुत सामान्य नहीं लगता क्योंकि जब मैं फैंशू रॉयल सिटी के बाजार में घूम रहा था तब उसने इसे नहीं देखा था। उसने सोचा, हैरान हो गए, चिंता मत करो, ये जहर नहीं है, ये हमारे रॉयल सिटी की खासियत है। बाहर किसी को भी इसे बेचने की इजाजत नहीं है, केवल रॉयल सिटी के लोग ही इसका मजा ले सकते हैं। उन्हें इसे यही खाना होगा क्योंकि उन्हें इसे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। यह आपने पहली बार देखा है, इसलिए मैं आपकी उलझन को समझ सकता हूँ, वो मिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सिर हिलाया, उसने चम्मच लिया और पकवान का स्वाद चखा। हम ये क्या बकवास है, यहाँ के लोगों को ये पसंद है। ये कुछ और नहीं बल्कि पिघली हुई वेनिला आइसक्रीम और केचप के साथ मिलाए गए अंगूर हैं। मसाले भी बहुत अजीब हैं। ये कोई खासियत नहीं है, ये यहाँ के लोगों का अजीब स्वाद है। कोई भी इसे नहीं चाहता था, इसलिए बाहर कोई भी इसे दोबारा नहीं बनाता। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा, वह उसे फेंक देना चाहता था, लेकिन अब जब वह उसे ले चुका था तो उसे शिष्टाचार बनाए रखना था और उसे खाना था। लड़के ने दूसरी प्लेट भी ले ली। स्वादिष्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा और खाना शुरू कर दिया। उसे यह पसंद है। खैर, मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को इसका स्वाद पसंद आ गया है, लेकिन क्या मुझे इसे वाकई खाना चाहिए? दक्ष ने अपने हाथ में थाली को देखते हुए सोचा, जो भी हो कम से कम ये जहर तो नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे उसने खाना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी खाना खत्म कर दे, इससे पहले कि उसका स्वाद उसके दिल तक पहुंच जाए। हम तुमने इससे पहले ही खत्म कर दिया, तुम्हें ये बहुत पसंद आया होगा, हो मिंगलिंग ने हंसते हुए कहा। जब उसने दक्ष को इतनी तेजी से पकवान खत्म करते देखा, क्या मुझे और ऑर्डर करना चाहिए? उसने पूछा। ये ठीक है, मैं कर चुका हूँ, ये सब एक कैन के लिए काफी है। दक्ष ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो, मिंगलिंग ने जवाब दिया और खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका भरपूर आनंद ले रहा था क्योंकि उसने एक घूंट ठीक से लिया था। दक्ष ने सबसे पहले प्लेट लौटाए, उसके तुरंत बाद लड़का भी उसके पीछे आ गया। मेरे पास आपके साम्राज्य की मुद्रा नहीं है, मैं आपको पैसे से ज्यादा कीमत की एक कलाकृति दूंगा, दक्ष ने उस आदमी से कहा। जब उसने एक सस्ती कलाकृति से भुगतान किया, कलाकृति या मुद्रा का एक वैकल्पिक रूप थी, इसलिए वे हर जगह काम करती थी। तुम इतने कम तैयार राजकुमार हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है? ने भह सिकुड़ते हुए पूछा। मैं यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ और मैं सभी राज्यों की मुद्रा साथ लेकर नहीं आना चाहता। कलाकृतियों में भुगतान करना ज्यादा आसान है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये भी एक बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बर्बादी है। ये ठीक है, फिर मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? मिंगलिंग ने कहा। चलो चले, हमें भी महल तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, उसने उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कहा। दक्ष उसके पीछे गया। तो क्या तुम अनुभव हासिल करने के लिए अकेले आए हो? फू मिंगलिंग ने दक्ष से पूछा। नहीं, सच में नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, दक्ष ने जवाब दिया। पहरेदार ने उन्हें पहले ही देख लिया था, संभावना थी कि वे राज परिवार को रिपोर्ट कर दें। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। और तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ला रहे हो? उसे अकेला छोड़कर पार्टी का आनंद ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। खख मिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं है, दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चाहता था कि हम दोनों जाकर अपना परिचय दें। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी साथ आ गया। रास्ते में मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी और उत्सुक हो गया, उसके बाद मैं तुमसे मिला, बाकी तुम जानते हो, दक्ष ने जवाब दिया। तो यही बात है, बहुत बुरी बात है, लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी चकी, मैंने हमारी छोटी सी पार्टी का खर्चा उठाया है, तो क्या तुम पर भी मेरा एक और पैसा बकाया नहीं है? दक्ष ने धीरे से पूछा। हाँ, तुम चतुर हो, ये भी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और सवाल पूछने की इजाजत देता हूँ, लड़के ने धीरे से पूछा। तुम कौन से राजकुमार हो? दक्ष ने लड़के को देखते हुए पूछा। दक्ष की आवाज सुनते ही लड़के के पैर जम गए, वह जल्दी ही हंसने लगा, मानो उससे ये सब मजाक लग रहा हो। वह पीछे मुड़ा और चेहरे पर एक मनोरंजक भावली दक्ष को देखने लगा। मैं और एक राजकुमार, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं कुलीन परिवार, शाही परिवार अंतिम नाम नहीं है? तुम इस धारणा पर क्यों पहुंचे? लड़के ने जवाब दिया और फिर से चलने लगा। तुम्हारे शांत बाहरी रूप से यह स्पष्ट है, एक कुलीन परिवार का कोई भी व्यक्ति राजकुमार के जन्मदिन पर जाते समय इतना निश्चिंत नहीं हो सकता। तुम वहां शुरू में पहुंचने की भी परवाह नहीं करते। कुलीन लोग हमेशा अपने चेहरे की परवाह करते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हें देर से नहीं आने देता, वे तुम्हें पूरी तरह से नहीं ले जाते या वे तुम्हें समय पर ले जाते, दक्ष ने उत्तर दिया। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आप इतने निश्चिंत नहीं हो सकते। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि केवल राज परिवार और कुलीन लोग ही इस घटना के बारे में जानते हैं। चूंकि आप कुलीन नहीं है, इसलिए आप या तो रॉयल गार्ड या राजकुमार हो सकते हैं। रॉयल गार्ड भी उतने निश्चिंत नहीं होंगे, अब केवल राजकुमार ही बचता है। मेरे पास ऐसा मानने के लिए कुछ और कारण भी है, लेकिन ये सबसे
सरल तरीका लगता है। दक्ष ने उत्तर दिया, हाँ, जब आप ये बात इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मैं इससे झूठ कैसे मान सकता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एस्टेरिया साम्राज्य का तीसरा राजकुमार हूँ, लड़के ने उत्तर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, तो आपका नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। जैसा कि आपने कहा हूँ, शाही परिवार का अंतिम नाम नहीं है, आपने स्पष्ट रूप से मुझे एक नकली नाम बताया है। लड़के ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, मुझे लगता है मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, तुम राजकुमारों के नाम भी नहीं जानते। मैं मेनहोलिंग हूँ। यह आपके भाई का जन्मदिन है? दक्ष ने पूछा। हाँ, यह मेरे दूसरे भाई का जन्मदिन है, मेनहोलिंग ने उत्तर दिया। वे सामान्य गति से चलते हुए बातें करते रहे। वे जल्दी शाही महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार लगभग खाली था क्योंकि अधिकांश अतिथि पहले से ही अंदर थे। रईसों की गाड़ियां शाही गाड़ियों के साथ किनारे पर खड़ी थी। महाराज, आपका पुनः स्वागत है। जैसे ही मेनहोलिंग लड़के के पास पहुंचा, गार्डों ने उसका स्वागत किया। क्या जश्न शुरू हो गया है? मेनहोलिंग ने से पूछा। अभी नहीं, महामहिम और राजकुमार अभी तक महान हॉल में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए, डन ने उत्तर दिया। ओह दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर पहुंच गया हूं। जो भी हो, लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, उसने दक्ष से कहा। महाराज, वह गार्डों ने दक्ष को देखते हुए पूछा। वह फैसू साम्राज्य का राजकुमार है, मैं उससे रास्ते में मिला था, उसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, क्या आपको भी दिखती है? मेनहोलिंग ने पूछा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ गार्डों की ओर देखा। तीसरे राजकुमार की मुस्कान देखकर पहरेदार को पसीना आ गया। कोई समस्या नहीं है, कृपया अंदर चले जाए, उन्होंने एक तरफ हटते हुए कहा। मेनहोलिंग ने दक्ष के साथ महल में प्रवेश किया। तारांकित महल की ओर आ रहा था, उस पर 5 लोग सवार थे। ये सभी 5 लोग एस्टेरिया साम्राज्य के दूत थे जो दक्ष से मिले थे। वे दक्ष को पकड़ने में विफल होने के बाद अभी वापस आ रहे थे। वे सम्राट को ये बताने के लिए वापस आ रहे थे कि संत किल वारिस के साथ क्या हुआ था और उसका चेहरा कैसे बदल गया था। हम अंततः रॉयल सिटी में वापस आ गए हैं। ऐसा लगता है कि हम यहाँ बहुत समय से नहीं आए हैं। हाँ, अगर हम हर राज्य में रुककर उन्हें और स्नोस्टॉर्म को सूचित न करते तो हम यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाते। फोमन एम्पायर की टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वे सबसे आगे उड़ रहे थे और उनके पीछे लड़कियां लिमगी और दलियान थी। लड़के गुयान और बूजो सबसे आखिर में थे। गुयान ने शिकायत करते हुए कहा, अगर हम रास्ते में किंगडम में नहीं रुकते तो हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाते। वह शुरू से ही कह रहा था कि उन्हें सीधे साम्राज्य में जाना चाहिए और सम्राट को यह तय करने देना चाहिए कि उन्हें फिर से कैसे खोजना है, बजाय इसके कि रास्ते में हर राज्य में रुककर उन्हें अपडेट रखें। इस बात की कोई संभावना भी नहीं थी कि दक्ष आखिरकार साम्राज्य की ओर आएगा। वह शिकायत करना बंद करो, हमने रास्ते में रुककर किंग्स को सूचित करने में इतना समय भी बर्बाद नहीं किया। बर्फीला तूफान ही वह चीज थी जिसने हमें रोक दिया। उसने क्या तुम लोग एक सेकंड के लिए बहस करना बंद कर सकते हो? तुम पूरे रास्ते यही करते रहे हो। हम लगभग रॉयल सिटी में पहुंच चुके हैं, क्या तुम कम से कम इस बहस को पीछे छोड़ सकते हो? बूजो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्हें डांटा। हाँ, आपको उस सजा की ज्यादा चिंता करनी चाहिए जो हमें मिल सकती है, दलिया ने कहा। फूम ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने उनकी बातें सुनी। उसका जानवर सबसे तेज था, इसलिए वह आसानी से दूसरे से कुछ दूरी बना सकता था, लेकिन उसे नेता बनना था और उनके करीब रहना था। उनकी बातें आसानी से उसके सिर तक पहुंच रही थी। सजा क्यों? लिंडी ने पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि महामहिम हमें हमारी गलती के लिए सजा नहीं देंगे? हमारे सामने सेंट किल वारिस था और हम उसे पकड़ने में असफल रहे। तुम्हें क्या लगता है कि जब हम सम्राट को इसके बारे में बताएंगे तो क्या होगा? डुलिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। कम से कम वह हमें इनाम तो नहीं देगा, बूजो ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, यहाँ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई। वह युवा लड़का जो शायद उच्च दुनिया से था पागल होने लगा। हम कुछ नहीं कर सके, फिर लोग गायब होते रहे और किसी तरह से प्रकट होते रहे, यहाँ तक कि संत हत्यारा वारिस भी अंत में गायब हो गया। वह निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय खजाने का उपयोग कर रहा होगा, हम कोशिश करके भी उसे पकड़ नहीं सकते थे। लिमली ने उत्तर दिया। हमें उसकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं था, अब जब हमें पता चल गया है तो हम अगली बार जब उससे मिलेंगे तो उसे पकड़ लेंगे, बस इतना ही। उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम, क्या आपको लगता है कि हमें रॉयल सिटी पहुंचने से पहले एक दिन इंतजार करना चाहिए? बयान ने धीरे से पूछा। क्यों? बूजो ने अजीब तरीके से पूछा। क्या तुम ही नहीं कह रहे थे कि हमें रुकने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है? हाँ, मैंने कहा अगर हम महल में पहले पहुंच जाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आज वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, भूया ने कहा। लेकिन वह बी में ही रुक गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? डुलिया ने पूछा। तुम में से किसी को तारीख याद नहीं है? गुया ने पूछा, जैसे उसे यह अजीब लग रहा हो। तभी फूम ने बहे सिकुड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने पतले होंठ खोले और जवाब दिया, आज दूसरे राजकुमार कियान का जन्मदिन है। दूसरे राजकुमार कियान का जन्मदिन? सही में पूरी तरह से भूल गई, इससे मामला और भी खराब हो गया। आज जैसे अवसर पर हम सम्राट को अपनी विफलता के बारे में सूचित करेंगे, दलियान ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ कहा। बिल्कुल, हम वहां पहुंचने के बाद भी उसे सूचित करने में देरी नहीं कर सकते, अन्यथा वह नाराज हो जाएगा कि हमने उसे तुरंत न बताकर यह जानकारी उससे छिपाए। ये बहुत बुरा है, चलो आज ही डेरा डाल दे और वापस ना जाएं, बेहतर होगा कि हम कल जाएं, उसने आगे कहा। हाँ, ये बेहतर है, चलो किसी होटल में रुकते हैं, हम रात वहीं बिता सकते हैं और कल निकल सकते हैं। लिमली ने भी सहमति जताई। बूजो ने यह भी कहा, मुझे भी लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमें अपने लिए हालात और
खराब नहीं करने चाहिए। तुम क्या सोचते हो फुमिंग, तुम्हें भी सहमत होना चाहिए, गुयान ने धीरे से कहा। मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। शाही आदेश के वफादार सदस्यों के रूप में इस साम्राज्य के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना हमारा कर्तव्य है। हम डांट या सजा के दर से रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर सकते, ये बेईमानी होगी। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें बिल्कुल जरूरत ना हो। फुमिन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अब अगर बर्फीला तूफान आ जाए तो बात अलग होगी। अगर आप रोकना चाहे तो प्रार्थना कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो रुकना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने आगे कहा, अल्पविराम, मुझे लगता है कि हमें आज ही वहां पहुंच जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मौसम बहुत खराब था, लेकिन जब हमें खराब मौसम की जरूरत होती है तो धूप खिल जाती है। ये हमारी किस्मत है। लिंडी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जो अब पूरी तरह से साफ हो गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बर्फीला तूफान या ऐसा कुछ होगा जिससे वे सभी निराश हो गए। यहाँ तक कि फुमिन भी बर्फीले तूफान की कामना कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं आज वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके कर्तव्य की भावना ने उसके डर पर विजय प्राप्त कर ली। तारक महत का उल्टा दिखा। मेन होलिंग ने दक्ष से पूछा, ठीक है। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार के करीब आना अच्छी बात थी, वह इस अवसर को जाने नहीं दे सकता था। अच्छा। मेन होलिंग ने दक्ष को एक गलियारे से होते हुए ले जाया, लेकिन वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने एक ऐसा लबादा पहना था जो राजसी लग रहा था। ये चिकना और मोटा था। ये पूरे महाद्वीप में सबसे अनोखे और दुर्लभ जानवर की खाल से बना था। वह आदमी भी सिंहासन पहने हुए था। दक्ष को अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे यकीन था कि वह आदमी इस महाद्वीप का सम्राट और इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी है। दक्ष सम्राट की साधना को देख ही नहीं सका। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके पास इतनी ऊंची साधना नहीं हो सकती। जब मैं पृथ्वी क्षेत्र में था तो मैं आकाश और सक्षेत्र के साधकों की साधना देख पाया था। अब जब मैं आकाश क्षेत्र के शिखर पर हूं तो मुझे संत क्षेत्र की साधना भी देखने को मिलनी चाहिए। सम्राट उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता, अन्यथा वह पहले ही अमर क्षेत्र के लिए निकल चुका होता। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वह अवश्य ही किसी खजाने का उपयोग कर रहा होगा जिसमें उसकी असली ताकत छिपी हुई है। दिलचस्प बात है, सम्राट के पीछे एक युवक खड़ा था जो 20 साल का लग रहा था। उस युवक के बाल उसके पिता की तरह लंबे हरे थे। उसने भी मुकुट पहना हुआ था, लेकिन उसका मुकुट पतला और हल्का लग रहा था। वह अवश्य ही युवराज होगा, दक्ष ने सोचा। अल्पविराम क्राउन प्रिंस की शुरुआत करते हुए उसने दूसरे राजकुमार कियान को देखा, जिसे वह पहले ही देख चुका था। हार अभी भी उसके हाथ में था। वह पहले से अलग कपड़े पहने हुए था। पहले वह एक अमीर और शिष्ट व्यक्ति लग रहा था, लेकिन अब वह एक प्रभावशाली शासक लग रहा था। एक और व्यक्ति था जिसने दक्ष का ध्यान उतना ही आकर्षित किया। वह एक महिला थी जो अंत में खड़ी थी। वह महिला 20 साल की लग रही थी। दक्ष को यकीन नहीं था कि वह लड़की नौकरानी थी या राजघराने के लिए काम करने वाली कोई महिला, लेकिन उसके कपड़ों और आभा से वह राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बाल काले थे। सम्राट के विपरीत हिजड़ों ने उनके सामने दरवाजा खोला। बादशाह और उसके पीछे खड़े लोग अंदर घुसे और उनकी नजरों से ओझल हो गए। चे, मुझे लगता है कि उन्होंने आखिरकार जाने का फैसला कर लिया है। चलो चले, ऐसा लगता है कि मैं आज आपको महल नहीं दिखा पाऊंगा, उत्सव शुरू होने वाला है, मेन होलिंग ने कहा, और वह भी उसी दरवाजे की ओर चलने लगा। दक्ष उसके पीछे गया। उनके साथ लड़की कौन थी? दक्ष ने लड़के से पूछा, लड़की के बारे में आश्चर्य करते हुए। क्या वह आपकी बहन थी? हाँ, वह मेरी बड़ी बहन है। तकनीकी रूप से अगर आप मुझे छोड़ दे तो वह सबसे छोटी है। उसके सामने वाला लड़का जन्मदिन का लड़का था, मेरा दूसरा भाई कियान। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे, आगे चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे पिता थे। वह सम्राट मिलियान थे जो इस देश के शासक थे, और उनके पीछे वाला लड़का सबसे बड़ा राजकुमार और मेरा सौतेला भाई मेंग लुकी था। सौतेला भाई? आपने अपने दूसरे भाई के बारे में बात करते समय ऐसा कुछ नहीं कहा, दक्ष ने पूछा। क्या उसकी और आपकी माँ एक ही है? हाँ, मेरा दूसरा भाई और मैं सगे भाई हैं। क्यों? मेन होलिंग ने उत्तर दिया। अल्पविराम, कुछ नहीं, बात बस इतनी है कि जिस तरह से तुमने उसके बारे में बात की मुझे लगा कि तुम्हें वह पसंद नहीं है, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। मेन होलिंग ने कुछ सेकंड तक भाव शून्य चेहरे से दक्ष को देखा, फिर वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, आप गलत नहीं है। साथ ही यह कहाँ लिखा है कि उसे नापसंद करने के लिए उसका मेरा सौतेला भाई होना जरूरी है? उन्होंने कहा, अब मुझसे यह मत पूछो कि मुझे वह क्यों पसंद नहीं है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी उसे कारण जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे उसे निराशा हुई। उसने सोचा था कि मेन होलिंग के करीब जाना उसे मेन कियान के और करीब ले आएगा। वह चाहता था कि मेन होलिंग उसके भाई से हार ले, लेकिन अब यह बहुत ही असंभव लग रहा था। भले ही वह किसी तरह मेन लिंग को मेन कियान से हार मांगने के लिए राजी कर ले, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे नहीं देगा, क्योंकि मेन कियान भी शायद उससे नफरत करता था। दुश्मनी कभी भी एक तरफा नहीं होती। वह पार्टी में मेन होलिंग का साथ नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह उसे अंदर ले आया था, और अगर वह मेन होलिंग के पास रहता तो वह मेनलिन
के करीब नहीं जा सकता था। वह मूल रूप से खुद को कमरे के गलत छोर पर फंसा हुआ पाता था। इतना उदास मत दिखा, इस स्तर के समारोह में ये तुम्हारा पहला मौका है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि तुम पहली बार में अच्छा प्रभाव डालो, मेन लिंग ने कहा जब उसने देखा कि दक्ष इतना उदास दिख रहा है। हाँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ था और किस तरफ खड़ा था, वह सिर्फ यही कर सकता था कि खुद को एडजस्ट करे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। दोनों लड़के हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गार्ड ने उनके लिए दरवाजा खोलने से पहले लड़के का स्वागत किया। मेन होलिंग पहले अंदर आए, उसके बाद दक्ष भी अंदर आए। जैसे ही दक्ष अंदर आया उसे अंदर लोगों की बातचीत सुनाई देने लगी। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हॉल में शोर था क्योंकि रईस लोग सिंहासन पर बैठे सम्राट के पास आकर उनका अभिवादन कर रहे थे। कई सरदार लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। हॉल के चारों ओर बहुत सी गोल मेजें रखी हुई थी। मेजों पर साफ मेजपोश बिछा हुआ था। मेजों के चारों ओर कुलीन वर्ग के लोग बैठे हुए थे। सबसे बड़ा राजकुमार दूसरे राजकुमार के साथ ऐसे ही एक मेज के पास बैठा था। उसकी मेज सिंहासन के सबसे करीब थी। राजकुमारी भी उसी मेज पर बैठी थी। सम्राट को बधाई देने के बाद जब कुलीन लोग वापस आए तो उन्होंने राजकुमारों को बधाई दी। उन्होंने दूसरे राजकुमार को भी उसके जन्मदिन की बधाई दी। अरे, तीसरे भाई युवराज ने दूर से मेन लिंग को देखा। मैंने सोचा था कि तुम हर बार की तरह देर से आओगे, अब तुम समय पर कैसे आ गए? कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ बैठो, उसने खुशी से पुकारा। यह एक सपना ही होगा, वह आदमी कभी भी समय पर नहीं आ सकता, खासकर मेरे जन्मदिन पर। या तो यही होगा या फिर आज वह दिन है जब दुनिया खत्म हो जाएगी। यह एक संकेत ही होगा, कियान ने आंखें घुमाते हुए कहा। दूसरे भाई, कृपया अन्य रईसों के सामने इस तरह का व्यवहार न करें। हमें अपने परिवार की अंदरूनी कार्य प्रणाली को दूसरों के सामने कभी नहीं दिखाना चाहिए। कृपया खुद पर नियंत्रण रखें। एक राजकुमार के लिए इस तरह का व्यवहार करना अनुचित है, युवराज ने धीमी आवाज में कहा। उसे मेन कियान का अपने राजकुमार का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। हालांकि उसने ऐसी ही चीजें की थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से मजाक में ऐसा किया था। दूसरा राजकुमार गंभीरता से उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेनहोलिंग ने अन्य राजकुमारों की मेज पर नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया। आओ, मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलवा हूँ, उसने दक्ष से कहा और परिवार की ओर चला गया। तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? राजकुमार ने पूछा। क्या तुमने कोई नया दोस्त बनाया? आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं, मैं उससे रास्ते में मिला था, वह फैश का राजकुमार है। मेन होलिंग ने दक्ष का परिचय देते हुए बताया कि वे एक दूसरे से कैसे मिले। मेज के पास कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने अपने परिवार का परिचय भी दक्ष से कराया। तुम खड़े क्यों हो, तुम भी बैठ जाओ, उसने दक्ष से कहा। दक्ष को अपने पास एक और खाली कुर्सी दिखी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर को पीछे खींचा ताकि वह बैठ सके। तुम क्या कर रहे हो? मेन कियान ने दक्ष को घूरते हुए अपनी आंखें मते हुए पूछा। क्या कोई समस्या है? दूसरे भाई मेन होलिंग ने जवाब में पूछा। ये राज परिवार के लोगों के लिए टेबल है, अब जब आपके दोस्त का परिचय हो चुका है तो उसे पीछे जाकर बैठना होगा। वह हमारे साथ कैसे बैठ सकता है? मेन कियान ने जवाब दिया। क्या तुम नहीं देखते इतने सारे महानुभाव पीछे बैठे हैं? जब वे भी हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है तो मैं एक पुच्छ राज्य के एक पुच्छ राजकुमार को कैसे अनुमति दे सकता हूँ? उन्होंने आगे कहा। अल्पविराम, यहाँ तक कि उच्च पदस्थ रईस भी हमारे साथ नहीं बैठते। क्या आपको लगता है कि हम किसी छोटे राज्य के राजकुमार को अपने साथ बैठा सकते हैं? मेन कियान ने मेन होलिंग से कहा। उन्होंने आगे कहा, अब हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करना बंद करो और अपने तथाकथित दोस्त को पीछे बैठने को कहो। दक्ष बिना कुछ कहे बस मेन कियान को देख रहा था। उसे यह बात आपत्तिजनक लगी, लेकिन वह अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सका। उसकी आंखें उस आदमी के गले में पड़े हार पर धीरे से नजर गड़ाए हुए थी। खैर, यह शुरुआत मेरी सोच से भी खराब है। मुझे लगता है कि ईमानदार तरीकों का इस्तेमाल करके उससे हार पाना असंभव है। मुझे अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, दक्ष ने सोचा। मेन होलिंग कुछ सेकंड के लिए परेशान दिखे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। वह हंसते हुए बोला, जरूर, पीछे वाली सीट बहुत अच्छी लगती है। उसने कुर्सी को उसी स्थिति में रखा, फिर पीछे मुड़ा और अंत में खाली मेज की ओर चलने लगा। छोटे भाई रुको, क्राउन प्रिंस ने मेन होलिंग को जाते हुए देखकर पुकारा। हाँ, प्रथम भाई मेन लिंग ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आज हमारे साथ बैठना चाहिए, मेन लुकी ने धीरे से कहा। उसने अपनी आवाज का लहजा एक जैसा रखा ताकि दूसरे उसे न सुन सके, लेकिन दूसरा भाई नहीं चाहता कि मैं उसके साथ एक ही मेज पर बैठूं। आज उसका जन्मदिन है, मैं उसकी इच्छा को कैसे ठुकरा सकता हूं? मेन होलिंग ने मासूमियत से पूछा। अल्पविराम, चतुर बनना बंद करो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बेशक तुम हमारे साथ बैठ सकते हो, मैंने केवल तुम्हारे दोस्त के बारे में बात की थी, मिन कियान ने बीच में कहा। मिंग लुकी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम हम में से एक हो, बेशक तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। मैं माफी चाहता हूँ भाई, लेकिन मैंने आज उसके साथ जाने का वादा किया है। एक राजकुमार के तौर पर मेरा वादा मेरी जिंदगी है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। मेन होलिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये कहना कि वह मेरे साथ नहीं बैठ सकता, ये कहने के समान है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता। राजकुमारों के आगे पीछे होने में दक्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया, वह अंत में खड़ा
खड़ा रहा, निष्कर्ष की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे राजकुमार की बातें सुनकर युवराज गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अंततः सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि आपने पहले ही वादा दिया है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हमारे साथ बैठने दीजिए। लेकिन प्रथम भाई, अगर वह हमारे साथ बैठे तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? जब रईसों को पता चलेगा कि हम एक राज्य के तुच्छ राजकुमार के साथ एक मेज पर बैठे हैं तो वे क्या सोचेंगे? दूसरे राजकुमार मेनकियान ने विरोध किया, वे जो सोचना चाहते हैं वही सोचेंगे, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वे तीसरे भाई को हमसे अलग बैठे देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? परिवार ही हमारी ताकत है, हम रईसों को धारणाएं बनाने नहीं दे सकते, वरना ऐसी अफवाहें फैलेगी कि राजकुमार लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि झूठी अफवाह फैले, मेंगलुकी ने जवाब दिया। राजकुमारी ने भी अपनी बात में शामिल होने का निर्णय लिया और अंततः अपने पहले शब्द बोले, पहला भाई सही कह रहा है। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी, यहाँ तक कि दक्ष को भी यह मधुर लगी। मेनकियान ने देखा कि बाकी लोग भी सहमत हैं और उनकी बातें भी सही थी। वह आखिरकार सहमत हो गया। ठीक है, वह हमारे साथ बैठ सकता है। मेनहोलिंग मुस्कुराया और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बैठ जाओ, मेरे पिता को उनका अभिवादन समाप्त होने वाला है, उसने दक्ष से कहा जो अभी भी खड़ा था। अल्पराम दक्ष ने अपना सिर हिलाया और मेनहोलिंग के पास बैठ गया। तो छोटे दोस्त, तुम हमारे साम्राज्य में क्यों आए? अगर हम गलत नहीं है तो फैनशू साम्राज्य यहाँ से बहुत दूर है, क्या तुम्हें कुछ काम था? प्रथम राजकुमार ने लापरवाही से पूछा और उसने दक्ष को देखा नहीं। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं महाद्वीप घूमने और विभिन्न स्थानों के बारे में कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ। एक राजकुमार के रूप में यह मेरे लिए एक अच्छी यात्रा लगती है। एम्पायर वह जगह है जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ अनुभव प्राप्त करना। मेरा मानना है कि पुराने समय में लोग ऐसा करते थे। आपको पुरानी परंपराओं का पालन करना पसंद होगा। आजकल हम केवल अपने दूतों को ही सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। पुराने समय में राजकुमार खुद जाते थे, वह भी बहुत कम। क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मेनकियान ने कुछ नहीं कहा। जबकि क्राउन प्रिंस बोल रहा था वह परेशान सा बैठा रहा। प्रारंभिक बातचीत के बाद सभी चुप हो गए और किसी ने बात नहीं की। दक्ष ने अपना सिर नीचे झुका लिया और सोचने लगा, क्या मैं खजाने के बदले में उससे उसका हार मांगने की कोशिश कर सकता हूँ? लेकिन उसके द्वारा मुझे दिए जाने की संभावना न के बराबर है। उसके पास पहले से ही सभी खजाने हैं जो मैं उसे दे सकता हूँ। मैं तरकीबें अपना सकता हूँ, लेकिन अगर वे विफल हो जाती है तो मेरे पास चोरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जो मैं वैसे भी करने जा रहा हूँ। समस्या यह है कि अगर मैं उससे अभी हार मांगता हूँ और रात में चुराता हूँ तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मैंने ये किया है। दूसरी ओर, अगर मैंने रात में चोरी की और अब हार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो मुझ पर शक नहीं किया जाएगा। मुझे पोर्टल्स के बारे में जांच करने के लिए यहाँ रहना होगा। मैं अपने ऊपर संदेह नहीं ला सकता। उसने फैसला किया। उसके चेहरे पर एक तटस्थ मुस्कान थी, जैसे उसे यह पूरी जगह दिलचस्प लग रही हो। एक बार भी उसने हार की तरफ नहीं देखा। वह आखिरी आदमी है, किन कबीले का कुलपति। उसके बाद अभिवादन समारोह समाप्त हो जाएगा। अब हम आखिरकार शुरू कर सकते हैं, युवराज ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हाथ में एक छोटा सा बक्सा लेकर सम्राट के सामने खड़ा था। महान सम्राट को नमस्कार। यह गरीब आदमी वह उपहार नहीं खोज पाया जो वह चाहता था, लेकिन मैं फिर भी अगली सबसे अच्छी चीज पाने में कामयाब रहा। भले ही यह आपके महामहिम के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया इस खुशी के अवसर के लिए एक छोटे से उपहार के रूप में इस ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को स्वीकार करें। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक आंख मुस्कान के साथ कहा। हम सम्राट ने अपना सिर हिलाया और सिंहासन के पास खड़े हिजड़े की ओर देखा। खोजे ने आगे बढ़कर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी से छोटा बक्सा ले लिया। हालांकि सफेद बालों वाला आदमी खुद सम्राट को उपहार देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पिछले उपहार भी खोजे ने ले लिए थे। जाते समय उसने नाराजगी नहीं दिखाई। उसने अपने चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान बनाए रखी और एक बार फिर सम्राट को शुभकामनाएं दी। वह पीछे मुड़ा। सफेद बालों वाला आदमी राजकुमारों की मेज की ओर चला गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं महामहिम। उन्होंने द्वितीय राजकुमार को शुभकामनाएं दी। किम के कुलपति समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपका आने वाला समय अच्छा बीतेगा। मेनकियान ने सफेद बालों वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया। बेशक, जब यह शाही परिवार का उत्सव हो तो मैं कैसे मौज मस्ती न करूं? ये वाकई एक मजेदार रात होगी, कुलपति किम ने हंसते हुए कहा। और ठीक है, ये युवक कौन है? मैं उसे नहीं पहचानता, मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, उसने अचानक पूछा, क्योंकि उसने दक्ष को देखा था। क्या वह भी मिन कबीले से कोई है? सच में नहीं, वह फैसू राज्य का राजकुमार है जो अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है। उसने मेरे तीसरे भाई की मदद की, जिसने उससे वादा किया था कि वह उसे उत्सव में ले जाएगा। और तुम मेरे तीसरे भाई को जानते हो, वह हमेशा अपना वादा पूरा करता है। दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, वादे महत्वपूर्ण है, कुलपति किम ने हंसते हुए कहा। उसने अपना ध्यान दक्ष पर केंद्रित किया जो अपने काम में व्यस्त था। युवक, तुम भाग्यशाली हो कि
तुमने महामहिम का अनुग्रह प्राप्त किया, अन्यथा तुम शाही महल के अंदर कदम रखने के भी लायक नहीं होते। उनके प्रति आभारी रहो। खैर अब मैं माफी मांगता हूँ। जाने से पहले वह मुस्कुराते हुए बोला, वह आदमी बहुत समझदार है। दूसरे राजकुमार ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। सभी के बैठ जाने के बाद माहौल शांत हो गया और सभी लोग सम्राट के संबोधन की प्रतीक्षा करने लगे। अल्पविराम जब सभी लोग बैठ गए तो सम्राट ने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया। जो लोग कानाफूसी कर रहे थे वे भी चुप हो गए, यहाँ तक कि अगर कोशिश की जाए तो लोगों की सांसें भी सुनी जा सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मुझे लगता है कि आप सभी सोचते होंगे कि मैंने आपको इसी कारण से यहाँ बुलाया है, लेकिन ये केवल आधा सच है। सम्राट ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए घोषणा की। हाँ, सभी लोग ये सोचकर तैयार होकर आए थे कि यह निमंत्रण के अनुसार जन्मदिन का जश्न है। किसी ने नहीं सोचा था कि इसके अलावा भी कुछ और कारण होंगे। जन्मदिन का उत्सव एक हल्का फुल्का अवसर था, लेकिन जब सम्राट सभी कुलीन लोगों को वहां बुलाने के अन्य कारणों के बारे में बात कर रहे थे तो इसका मतलब केवल ये था कि मामला इतना गंभीर था कि इसमें साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति आवश्यक थी। वे महाद्वीप पर एकमात्र साम्राज्य थे, इसलिए उन्हें अन्य साम्राज्य के साथ युद्ध के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार जिस मामले की आवश्यकता थी वह सिर्फ साम्राज्य से संबंधित था। यहाँ सभी की सोच यही थी। वे बीच में सम्राट से नहीं पूछ सकते थे, इसलिए वे केवल उनके स्पष्टीकरण का इंतजार कर सकते थे, जबकि वे खुद निष्कर्ष पर पहुंचते थे। क्या वह सम्राट के पद से हट रहे हैं? यही कारण लगता है, कोई और कारण नहीं हो सकता कि उन्हें हम सब की यहाँ जरूरत हो। फिर भी क्या राजकुमार सम्राट बनने के लिए बहुत छोटा नहीं है? कुलपति किन ने सोचा। जब उन्होंने राजकुमारी के बगल में बैठे राजकुमार की ओर देखा, अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। कुछ मानों में ये जन्मदिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सम्राट मैनलिन ने मेहमानों के स्तब्ध चेहरे को देखते हुए कहा। उसने देखा कि दक्ष राजकुमारों के साथ बैठा हुआ था। उसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने उनके बीच हुई बातचीत सुनी। वह जानता था कि दक्ष फेंगशू का राजकुमार है। चूंकि वह सम्राट था इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर दक्ष को इसके बारे में पता भी था? उसने दक्ष को जाने के लिए कहने की भी जहमत नहीं उठाया। आप सभी पोर्टल्स के बारे में जानते हैं। बहुत पहले हमने एक अन्य नश्वर दुनिया के साथ अपना पहला पोर्टल स्थापित किया था। आज हमारे पास ऐसे पोर्टल हैं जो हमें 20 से अधिक नश्वर दुनिया से जोड़ते हैं। हम उन अन्य दुनिया के नेताओं के साथ सालाना बैठकें करते हैं जहां हमारे संबंध हैं। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि हम किस विषय पर बात करते हैं। मैं आपको अभी भी इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कल एक में कुछ तय किया गया था। सम्राट ने कहा। हालांकि उनकी आवाज युवा लग रही थी, लेकिन हर कोई देख सकता था कि उनकी उपस्थिति कितनी भारी थी। दूसरी दुनिया के साथ बैठकें ये उसी के बारे में है। वह हमें अब क्यों बता रहे हैं? यदि वह इन बैठकों के बारे में अधिक पारदर्शी है तो कोई बड़ा निर्णय लिया गया होगा जो इस दुनिया की दिशा बदल सकता है। अल्पविराम कुलीन कुलों के नेताओं के भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह मामला क्या है। राजकुमार भी अचंभित थे, उन्हें भी इस बात का पता नहीं था। क्राउन प्रिंस खुद अपने पिता को देख रहे थे, उनकी हर बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी, जैसे ये पहली बार हो रहा हो। तभी तीसरे राजकुमार को जिज्ञासा हुई। हालांकि दक्ष को ये जानकारी अधिक उपयोगी लग रही थी। करीब 20 दुनिया से कनेक्शन इन पोलों के जरिए मिंगू के ग्रह को खोजने की संभावना अब कई गुना बढ़ गई है। जब वह इन द्वारों तक पहुंचने की योजना के बारे में सोच रहा था, सम्राट ने आगे कहा। पिछली बैठक में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। ये हमारे 20 विश्व की रैंकिंग तय करना था। इन रैंकिंग में विजेता की दुनिया को 1 वर्ष तक अन्य दुनिया के विभिन्न संसाधनों का जितना चाहे उतना दोहन करने का अधिकार मिलेगा। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। सम्राट मिंग ने कहा। 20 शब्दों से 1 वर्ष के लिए संसाधन लेने का अधिकार। क्या हम फैक्सी दुनिया के अमर क्रिस्टल के लिए भुगतान नहीं करते हैं? अगर हम 1 साल तक स्वतंत्र रूप से खनन कर सके तो हम बहुत कुछ उगा सकते हैं। यह अद्भुत है। इससे हमारा साम्राज्य बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर हम इसे सही तरीके से कर ले तो हम और भी मजबूत हो जाएंगे। शांत हॉल में अचानक अराजकता फैल गई, क्योंकि सभी लोग लगभग एक ही समय में आश्चर्य से चिल्ला उठे, जैसा कि अपेक्षित था। आप जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह आसान नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए हमें प्रथम स्थान पर आना होगा। सम्राट मिंग ने कहा। महाराज, यदि आप इसमें भाग लेते हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। जिन कबीले के मुखिया ने हंसते हुए कहा। हाँ महाराज, के साथ शीर्ष रैंक पहले से ही हमारी है। तलवार शक्ति संप्रदाय के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। हम 20 दुनिया के संसाधनों के साथ सबसे शक्तिशाली नश्वर दुनिया भी बन सकते हैं। किन कबीले के मुखिया ने हंसते हुए कहा। इतनी जल्दी खुश मत हो अल्पविराम, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह इतना आसान नहीं है। अगर ये दूसरे दुनिया के नेताओं और मेरे बीच प्रतिस्पर्धा होती तो मैं भी आपके जितना आश्वस्त होता।
फिर भी मेरी जीत सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि दूसरे नेता भी उतने ही मजबूत हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग है, सम्राट मेंगलियन ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, रैंकिंग नेताओं की ताकत पर निर्भर नहीं होगी, रैंकिंग हमारी ताकत पर निर्भर नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, ये किस पर निर्भर करेगी? कुलपति किन ने पूछा। क्या ये शक्ति के अलावा किसी और चीज की परीक्षा हो सकती है, जैसे समझ की संप्रदाय? मास्टर मिन ने सिद्धांत दिया। सम्राट ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, कुछ ग्रहों पर साधना के अलग अलग तरीके हैं, कुछ तो मनुष्य भी नहीं है। समझ का उपयोग रैंकिंग तय करने के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था, पेट्रियाकिन ने बड़बड़ा हुए कहा। ताकत को रैंक करने का सबसे अच्छा कारक माना जा रहा था, लेकिन वे इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वे क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे? महाराज कृपया इस रहस्य को समाप्त करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या उपयोग कर रहे होंगे। वे दुनिया की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, तब हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। संप्रदाय के मास्टर मिन ने कहा, आप गलत नहीं है, ताकत ही रैंकिंग निर्धारित करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पुरानी पीढ़ी की ताकत नहीं होगी, बल्कि यह युवाओं की ताकत होगी। सम्राट ने जवाब दिया, युवा पीढ़ी की ताकत? ऐसा क्यों है? युवा पीढ़ी ने साधना की सही मूल बातें नहीं समझी हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तभी वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला दिखा पाते हैं। फिर युवाओं की ताकत क्यों? मेहमानों में से एक ने अपने दोस्त से जिज्ञासावश पूछा। उसने अपनी आवाज धीमी रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सम्राट उसे सुन न ले। युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा, वह भी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ। दक्ष ने आश्चर्य जताया, अगर यह सच है तो मिंग्यू की दुनिया के लोग भी आ सकते हैं। उसने सोचा, उसे उम्मीद थी कि यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा होता तो उसे जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति धीमी आवाज में बोल रहा था, फिर भी सम्राट उसे सुनने में सफल रहा। सम्राट ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो पसीना पसीना हो गया था। वह सोच रहा था कि क्या सम्राट ने उसकी आवाज सुनी है। वे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देखना नहीं चाहते, वे ऐसे साधकों को नहीं देखना चाहते जो उनकी दुनिया की सुदृढ़ीकरण विधियों द्वारा उचित रूप से ढले हो। वे देखना चाहते हैं कि दुनिया की विधियां आरंभिक चरणों में कितनी प्रभावी है। इसलिए उन्होंने युवाओं को परखने का निर्णय लिया है। सम्राट ने भाव शून्य चेहरे के साथ कहा, युवा पीढ़ी, यह युवाओं के लिए एक परीक्षा होगी। लोगों को चिंता होने लगी। हालांकि उनके पास जो युवा थे वे होनहार थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। साधना से लोग जितने लंबे समय तक साधना करते थे वे उतने ही मजबूत होते गए। शुरुआती चरणों में ये कम प्रभावी था क्योंकि प्रत्येक सफलता से उनकी ताकत में थोड़ा सुधार होता था। उच्चतर साधना के साथ प्रत्येक सफलता पिछले लोगों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक शक्ति के साथ आए। ये साधना का आधार था। अन्य दुनियाएं भी साधना का प्रयोग करती थी, लेकिन कुछ ऐसी दुनियाएं भी थी जो साधना का प्रयोग नहीं करती थी। ऐसे जानवर थे जो शुद्ध शक्ति का उपयोग करते थे। उनकी विधि में प्रत्येक सफलता के साथ समान सुधार हुआ। यही कारण है कि वे प्रारंभिक स्तरों और युवा आयु में लाभ रखते थे। उनके जैसी कई और प्रजातियां भी थी। पुरानी पीढ़ी का परीक्षण करना इस दुनिया के लिए सर्वोत्तम था, लेकिन युवा पीढ़ी का परीक्षण करना नुकसानदेह था और यह बात हर कोई जानता था। कुलपति किन भी चिंतित लग रहे थे। उन्हें प्रतिस्पर्धा का ये तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने हॉल में मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और पाया कि वे सभी चिंतित दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी विजेता बनने की उम्मीद खो चुके हैं। केवल प्रथम रैंक वाले व्यक्ति की दुनिया को ही अन्य ग्रहों के संसाधनों का खनन करने की अनुमति थी। यदि वे रैंक 1 नहीं जीतते तो न केवल उन्हें कोई संसाधन नहीं मिलेगा, बल्कि वे अपनी दुनिया के संसाधनों को भी खो देंगे, क्योंकि प्रथम रैंक वाले व्यक्ति को बिना भुगतान किए अपने संसाधनों का खनन करने की अनुमति होगी। यह एक बड़ा झटका होगा। कुछ लोग तो अंदर ही अंदर इस बात से परेशान थे कि सम्राट ने इस अनुचित सौदे पर सहमति दे दी है जिससे जीतने का उनका कोई मौका नहीं था। कुलपति किन का भी यही दृष्टिकोण था। वह भी इसी तरह परेशान था, लेकिन जब उसने सामने की मेज पर बैठे एक व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। दक्ष ने सफेद बालों वाले आदमी की तरफ देखा जो उनकी मेज की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस समय सीधे उसकी तरफ देख रहा था। कुलपति किन ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ ऊपर उठाए। उसने अपने होंठ खोले और कहा, सबको हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह इतना बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब किसी के बारे में भूल गए हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं इतना अंधा कैसे हो सकता हूँ? बकवास! क्या वह मेरी साधना देख सकता है? नहीं, भले ही वह मेरी साधना देख सकता हो, लेकिन उसे केवल पीट स्काईरियम कल्टिटर ही देखना चाहिए। वह नहीं सोचेगा कि मैं उनके लिए जीत सकता हूँ, यानी जब तक वह मेरी असली लड़ने की ताकत नहीं देख पाता। दक्ष ने आंखें मते हुए सोचा, क्या वह वास्तव में जानता है? अगर वह मेरी ताकत पर पर्दा डाल देता है तो सम्राट को तुरंत मेरी पहचान पर संदेह हो सकता है। मुझे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसने सोचा और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी नजरें एक पल के लिए भी पेट्रियाकिन से नहीं हटी, क्योंकि वह उत्सुकता से उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। हम किसी के बारे में भूल गए। कौन? क्या कोई है जो हमें जीत का आश्वासन देगा? कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है? कुलपति के शब्द सुनकर सभी अतिथि उत्साहित
हो गए। इससे उनकी आंखों में एक बार फिर जीत की उम्मीद जगी। क्या वाकई कोई गुप्त प्रतिभा थी जो उन्हें जीत दिला सकती थी? मुझे लगता है कि आप सभी ने भी ध्यान नहीं दिया है। भले ही महामहिम भाग नहीं ले सकते, लेकिन क्राउन प्रिंस हमारी तरफ से भाग ले सकते हैं। वह एक सहस्राब्दी में एक बार आने वाली प्रतिभा है जिसने सभी खेती के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुलपति किन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर दक्ष सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहा था। उसने आराम करते हुए अपनी मुट्ठी खोली तो बूढ़ा आदमी उस आदमी को देख रहा था जो उसके पास बैठा था। इस राज्य का युवराज, वह बिना किसी कारण के डरा हुआ था। वह गलतफहमी में इतना गंभीर होने के लिए खुद पर हंसना चाहता था। कुलपति किम महामहिम निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। मेरा मानना है कि एक बार जब वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएंगे तो वह हमें महान ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आने वाली रैंकिंग में भी मुझे लगता है कि वह हमें वास्तव में उच्च रैंक दिलाएंगे। लेकिन फिर भी डार्क वर्ल्ड और बीस्ट किंग्स के लोगों की तुलना में एक युवा के रूप में रैंक 1 लेना एक साधक के रूप में अभी भी कठिन है। संप्रदाय मास्टर मिन ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप सभी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। महामहिम इस तरह की रैंकिंग के लिए क्यों सहमत हुए अगर उन्हें यकीन नहीं था कि हम जीत सकते हैं? कुलपति किन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये किन कबीले के कुलपति के इस एक वाक्य ने सभी को अचंभित कर दिया। वह सही था। सम्राट मिन को अगर लगता था कि वह जीत नहीं सकता तो वह इस तरह की रैंकिंग के लिए क्यों राजी होगा? इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा। वह क्या हो सकता है? सम्राट की ओर देखते हुए सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। सम्राट में अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। क्या मैं सही कह रहा हूँ महाराज? कुलपति किन ने पूछा। सम्राट ने न तो इसकी पुष्टि की और ही खंडन किया। उसने पूछा, दिलचस्प बात है बूढ़े आदमी, किंतु आपको क्या लगता है कि मैं इससे सहमत क्यों हूँ? मैं आपके महामहिम के निर्णय के पीछे के सभी रहस्यों और तर्कों को समझने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक धारणा है। कुलपति किन ने उत्तर दिया। ओ कैसी धारणा? बोलो। सम्राट ने पूछा। मेरी धारणा बहुत सरल है। बहुत समय पहले मुझे पता चला था कि महामहिम युवराज को एक प्राचीन शरीर सुदृढ़ीकरण कौशल मिला है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो केवल उस एक कौशल का उपयोग करके अमर दुनिया में पहुंच गया था। कुलपति किन ने उत्तर दिया। क्राउन प्रिंस की ताकत उनकी प्रतिभा के कारण उनकी साधना से कई गुना अधिक है। पहले मैंने सोचा था कि वह इस कौशल के साथ बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति बन जाएगा जिसे उसने खोजा था। उन्होंने आगे कहा, हम सभी ने यही सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ना जहां तक मुझे याद है ऐसा कहा जाता था कि यह कौशल किसी के लिए भी साधना करना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि महामहिम भी इसे साधना में असफल रहे। आप उस कौशल का जिक्र क्यों कर रहे हैं? संप्रदाय गुरुमन ने पूछा। यही हमने सुना था, लेकिन जिस कौशल को आप कभी समझने में असफल रहे थे उसे समझना असंभव नहीं है ना? आपको बस एक परिपक्व समझ और पूर्ण दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ये सभी चीजें हैं जो क्राउन प्रिंस के पास है। इससे मुझे विश्वास होता है कि वह अब उस कौशल को विकसित करने में सफल हो गया है। शायद यही कारण है कि महामहिम सहमत हुए। कुलपति किन ने उत्तर दिया। क्या महीने रक्त संवर्धन की प्राचीन विधि को समझ लिया? ऐसा नहीं हो सकता। वह पहले ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन अब कर पाया है। यह अविश्वसनीय होगा। बिल्कुल, यह उसे बहुत बड़ा बढ़ावा देगा क्योंकि यह शारीरिक साधना से संबंधित है। यह आध्यात्मिक साधना के समान नहीं है जो बाद में अधिक प्रभावी हो जाती है। यदि यह वह है तो वह जीत सकता है। सम्राट की चुप्पी देखकर सभी को इस कथन में विश्वसनीयता नजर आने लगी। वे सब सोचने लगे कि यही कारण है और उनमें एक बार फिर आशा की किरण जगी। क्या ये सच है महाराज? संप्रदाय के गुरुमिन ने पूछा। एकमात्र व्यक्ति जो उसे उत्तर दे सकता था वह सम्राट था। दिलचस्प संयोजन है, लेकिन ये सच नहीं है। लुकी ने रक्त प्रवर्धन की प्राचीन विधि को नहीं समझा है, इसलिए आप गलत हैं। और अगर वह इस कौशल को समझने में कामयाब भी हो जाता तो भी वह युद्ध में भाग नहीं ले पाता। सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। अपनी सही धारणा को असफल होते देख कुलपति किम का मुंह अविश्वास से थोड़ा खुला रह गया। वह गलत कैसे हो सकता है? अगर यह बात नहीं थी तो सम्राट मेंग इस परीक्षण के लिए क्यों सहमत हुआ? क्या उसने वास्तव में एक ऐसी लड़ाई चुनी थी जिसे उसे हारना ही था? कुलपति किन ने आश्चर्य व्यक्त। तो क्या वह कौशल को समझ नहीं पाया? अगर समझ पाता तो वह भाग क्यों नहीं ले पाता? क्या कोई और सीमा है? उन्होंने पूछा। ठीक है, युवाओं में भी केवल 25 वर्ष से कम आयु के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। लुकी की आयु 25 वर्ष से अधिक है, इसलिए वह हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वह भाग नहीं ले सकता तो क्या हम और भी अधिक बर्बाद नहीं हो जाएंगे? संप्रदाय मास्टर मिंग ने सोचा। अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बता दूंगा। 20 दुनिया में से प्रत्येक से केवल 3 लोगों को रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। भले ही 3 लोग भाग लेंगे, लेकिन यह एक टीम प्रयास नहीं होगा। रैंकिंग व्यक्तिगत होगी। दूसरी बात, केवल 25 वर्ष से कम उम्र के लोग ही भाग ले सकते हैं। सम्राट ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, तीसरी बात, हमारी दुनिया में केवल वही प्रतियोगिताएं होंगी जो रैंकिंग तय करती हैं, लेकिन फाइनल नहीं होगा। पहले चरण की ट्रायल
यही होंगे। इसमें दूसरी दुनिया के सभी प्रतिभागी भाग लेंगे। इससे यहाँ के शीर्ष 10 दावेदार तय होंगे। शीर्ष 10 प्रतिभागी फिर दूसरे चरण में अंतिम रैंकिंग के लिए दूसरी दुनिया में जाएंगे, जहाँ ये तय होगा कि उनमें से कौन नंबर 1 है। उसने अपनी नजर उन सभी पर घुमाई जो गहरे विचारों में खोए हुए लग रहे थे, सोच रहे थे कि वे 3 लोग कौन होंगे। एक मानदंड था कि केवल 25 वर्ष से कम उम्र के लोग ही भाग ले सकते थे। इसका मतलब था कि दूसरा राजकुमार और तीसरा राजकुमार भाग ले सकते थे। हालांकि फिर भी एक स्थान बचा था। तीसरा व्यक्ति कौन था? हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें जीतने की कोई उम्मीद है, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि उनके परिवार का कोई तीसरे स्थान के लिए चुना जाएगा। जीतना असंभव है, लेकिन चुने जाने से भी उनके कबीले की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। अगर वे भाग लेने वाले 60 लोगों के बीच एक अच्छा स्थान पाने में कामयाब रहे तो ये भी अच्छा होगा। वे सभी अपने अपने कबीले के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के बारे में सोचने लगे जिसे वे अनुशंसित कर सके। सम्राट में उनके मन की बात पढ़ सकता था, लेकिन बोलते समय उसने अनजान होने का ना किया। और अंत में पहले चरण के परीक्षण 2 दिनों के बाद शुरू होंगे। हमारे मेहमान कल से आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि कोई भी हमारे मेहमानों के लिए रॉयल सिटी में कोई परेशानी पैदा ना करे। केवल 2 दिन, लेकिन उम्मीदवारों के चयन के बारे में क्या? तीसरे स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को देखने के लिए हमारे युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए 2 दिन बहुत कम है। सभी महानुभावों ने चिंता व्यक्त करते हुए एक जैसी बात कही, परीक्षणों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में पहले से ही 3 लोग हैं, वे 3 ही होंगे जो हमारी दुनिया से इस रैंकिंग में हिस्सा लेंगे। सम्राट ने सहजता से उत्तर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा था जो इस दुनिया की दिशा बदल सकती है, बल्कि कुछ सामान्य बात थी। वे कौन है? महाराज कुलपति किन ने पूछा। उसने निश्चित रूप से 2 राजकुमारों का चयन किया, लेकिन तीसरा व्यक्ति हमारे ही कुलों में से एक होना चाहिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पोते को राजकुमारों के बादशाही शहर में सबसे मजबूत प्रतिभाओं में से एक होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। क्या उसने मौखिक प्रशंसा के आधार पर चयन किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे पोते को चुना हो? उसने सोचा। संप्रदाय के गुरु मिन के मन में भी एक उम्मीद थी। महामहिम, कुछ महीने पहले हम हमारे वार्षिक टूर्नामेंट में आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से उसमें विजेता का प्रदर्शन देखा था। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे सबसे अच्छे शिष्य का प्रदर्शन देखा था। मुझे याद है कि उन्होंने उसकी तारीफ भी की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वही चुना गया हो? अगर ऐसा हुआ तो यह आश्चर्यजनक होगा। हर कुलपिता का अपने कुल के प्रति स्पष्ट पक्षपात था। वे सभी सोचते थे कि चोर उनके ही कुल का होगा, क्योंकि उनके कुल के युवा ही उनके हिसाब से श्रेष्ठ थे। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति निश्चित रूप से मेरा तीसरा बेटा मेनलिंग है। उसकी ताकत को परिचय की आवश्यकता है। प्रतिभा में भी वह बहुत आगे है और उसकी लाइटनिंग बुद्ध तकनीक उसके दुश्मनों को स्वर्गीय दंड दे सकती है। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से पहले चरण के परीक्षणों में एक अच्छा रैंक प्राप्त करेगा और दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। सम्राट मिंग ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से दूसरा प्रतिभागी मेरा दूसरा बेटा मे कियान होगा। भले ही वह हुलिंग से बड़ा है, लेकिन अभी भी उसकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं हुई है। वह भाग ले सकता है और हमें गौरवान्वित कर सकता है। उसकी भागीदारी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि अगले चरण में जाने वाले 10 लोगों में से 2 हमारे विश्व से होंगे। मेन कियान ने अपना नाम सुनते ही मुट्ठी बांध ली। उसे इस बात से नफरत नहीं थी कि उसे ट्रायल में हिस्सा लेना है, उसे किसी और चीज से नफरत थी। पिताजी ने मुझे दूसरे प्रतिभागी के रूप में क्यों पेश किया? उन्होंने हुलिंग को पहले प्रतिभागी के रूप में पेश किया, जैसे कि वह अधिक महत्वपूर्ण था। उसने सोचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे दरकिनार किया जा रहा था। हालांकि इन घोषणाओं में किसी को भी थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं दिखी, क्योंकि वे ट्रायल में भाग लेने वाले पहले 2 लोगों को पहले से ही जानते थे। वे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक थे जो तीसरा प्रतिभागी बनकर टीम को पूरा करने जा रहा था। वे सभी उत्सुकता से घोषणा सुनने के लिए कान खड़े करके प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हमारी तरफ से केवल एक व्यक्ति ही बचा है। ये निश्चित रूप से एक कठिन निर्णय था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, सम्राट मिंग ने समझाया। उन्होंने आगे कहा, जहां तक हमारी ओर से तीसरे प्रतिभागी का सह है तो वह होंगे। सम्राट ने ठीक उसी समय विराम लिया जब वह नाम की घोषणा करने वाला था। मानो उसे दूसरों की उत्सुक निगाहें आकर्षक लग रही हो। वह राजकुमारों की मेज पर रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी नजर घुमाता था। तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में आप में से अधिकांश लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि मैं अभी उसका नाम घोषित नहीं करने जा रहा हूं। वह व्यक्ति ऐसा है जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे लिए गौरव हासिल करेगा। मैं नहीं चाहता कि वह सुर्खियों में आए और उसे किसी गलत इरादे से किए गए प्रयासों का सामना करना पड़े। परीक्षण के दिन आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है। सम्राट ने अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे सभी निराश हो गए। दक्ष अंततः सम्राट के निर्णय से सहमत हो गया। वह समझ गया कि कुलों की शान के लिए तीसरा स्थान कितना आकर्षक था। अगर तीसरे व्यक्ति का नाम जारी किया गया और वह एक ही परिवार से निकला तो जाहिर है
है वह परिवार बहुत खुश होगा, जिस परिवार का चयन नहीं हुआ वह परेशान हो जाएगा और ट्रायल के दिन से पहले उम्मीदवार को मारने की कोशिश करेगा। अगर वे खुद को उजागर किए बिना तीसरे प्रतिभागी को मारने में सफल हो जाते हैं तो तीसरा स्थान खाली हो जाएगा और अन्य परिवारों को अपने उत्तराधिकारों को चुनने का एक और मौका मिलेगा। यह ऐसी बात है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सम्राट निश्चित रूप से चतुर है। दक्ष ने सोचा, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था, कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने युवाओं को सिखाएं कि वे उनसे झगड़ा ना करें। कुछ युवा अहंकारी होंगे और उनमें से कुछ उपद्रव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी स्थितियों से जल्दी और बिना किसी हिंसा के निपटा जाएगा। सम्राट ने आगे कहा, अगर मैंने सुना कि हमारी दुनिया के लोग स्थिति को बदतर बनाने के लिए जिम्मेदार थे या उन्होंने मेहमानों के साथ अनावश्यक रूप से झगड़ा किया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी मुझे इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने आंखें मनते हुए कहा, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमारा कोई भी युवा मेहमानों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होगा। हाँ, मैं अब संप्रदाय के सदस्यों को इस बारे में सूचित करूंगा, वे सतर्क रहेंगे। मेरे कबीले के सदस्य भी अधिक समझदार होंगे। मैं महामहिम के सुझावों पर ध्यान दूंगा। अल्पविराम एक के बाद एक सभी लोग एक ही सुर में बोलने लगे, अच्छा अब जब ये काम पूरा हो गया है तो चलो मेरे बेटे के जन्मदिन के जश्न पर वापस आते हैं, दावत का आनंद ले। सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। दालान का दरवाजा खुला ही था कि करह हाथ में थालियां लेकर अंदर आने लगे। उन्होंने मेहमानों की मेजों पर प्लेटें परोस शुरू कर दिया। अन्य नौकर बियर की बोतलें और बियर के कप परोस हैं। खोजे ने सम्राट के सिंहासन के सामने एक मेज भी रखी थी जहां वह विशेष रूप से सम्राट के लिए सेवा करता था। राजकुमारों की मेज पर भी भोजन पहुंचाया गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन की मेज साझा करूंगा जो ना तो कोई कुलीन है और ना ही हमारे साम्राज्य का कोई व्यक्ति है। राजकुमार कियान ने दक्ष की ओर देखते हुए शिकायत की, चिंता मत करो दूसरे भाई, मुझे यकीन है कि उसने दूसरे राजकुमार के साथ दिन करने की उम्मीद नहीं की होगी। आखिरकार वह क्राउन प्रिंस है। जैसा कि आपने सुना होगा, मुर्गे का सिर होना सांप की पूंछ होने से बेहतर स्थिति है, इसलिए उसके पास भी कोई कमी नहीं है। हालांकि वह यहाँ आपके साथ डिनर कर रहा है। मैं हुलिंग ने जवाब दिया और हंसा, वह दूसरे राजकुमार के साथ मस्ती कर रहा था। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं तीसरे भाई, यहाँ तक कि हमारे नौकर भी छोटे राज्यों के राजकुमारों से ऊंचे पद पर हैं। दूसरे राजकुमार ने आह भरते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, राज्य साम्राज्य के सेवकों से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वह मूल रूप से हमारे सेवकों के राजकुमार हैं, लेकिन फिर भी हमारे शाही महल के सेवकों के पास कम से कम हमारे साम्राज्य की नागरिकता है, उनके पास वह भी नहीं है, इसलिए वह हमारे सेवकों से भी बदतर है। मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ, मैं उसे 1000 तरीकों से उसकी जगह बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ खुद पर नियंत्रण रख सकता हूँ। दक्ष ने तीसरे राजकुमार की ओर देखते हुए सोचा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? दूसरे राजकुमार ने पूछा जब उसने देखा कि दक्ष उसे देख रहा है। अल्पविराम, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आगामी लड़ाई में महामहिम को देखना कितना अद्भुत होगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। हाँ, लिंग, क्या तुम्हारा दोस्त मुझ पर फिदा है? वह तुम्हें शुभकामनाएं नहीं दे रहा है। मेनकियान दक्ष के शब्दों पर हंसने लगा। मुझे लगता है कि राजकुमार हुलिंग को मेरी किस्मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही कहे कि उन्हें एक अच्छा पद मिलेगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। देखा तीसरा भाई, वह कितना अच्छा है, वह तुम्हारे लिए कितना चिंतित है। मुझे खुशी है कि तुम उसकी शुभकामना देने से खुश हो। मेन होलिंग ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम राजकुमार कियान को लगा जैसे उसका अपमान किया जा रहा है। उसने जवाब में कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। 5 लोग बड़े कदमों से हॉल के अंदर घुस आए। वे सीधे सम्राट की ओर चले। वे फूमिन और उनकी टीम थे जिन्होंने दक्ष को पहले भी देखा था। वे जानते थे कि वह सेंट किलर का वारिस था। चूंकि दक्ष की पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा। 5 लोग सीधे सम्राट की ओर चले और उसके सामने रुक गए। वे चलते समय इधर उधर नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें सजा की चिंता थी जो उन्हें मिलने वाली थी। उनकी नजर सम्राट पर ही थी, जिसकी वजह से वे दक्ष को देख पाने में असमर्थ थे। जब वे सम्राट के सामने रुके तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे थे वह ठीक उनके पीछे उसी स्थान पर था। दक्ष ने उनके चेहरे देखे, लेकिन वह भी उन्हें पहचान नहीं पाया। केवल जी शान ने ही उन्हें दक्ष पर हमला करते देखा था। जब ये हुआ तो दक्ष के शरीर पर किसी और का कब्जा था, इसलिए उसे लोगों की कोई याद नहीं थी, उसे सिर्फ वूलिया याद थी। वे 5 लोग उन अजनबियों से अलग नहीं थे जिन्हें उसने अब देखा था। जब वे उसके पास से गुजरे तो उसने उनके चेहरों पर गौर किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जब इन 5 ने हमला किया था तब शुन भी नकली रक्त मंदिर में फंस गया था, इसलिए उन्हें भी अपनी पहचान का पता नहीं था। अल्पविराम, दक्ष और अन्य ने 5 दूतों और उनके चेहरों को देखा था, लेकिन 5 दूतों ने इतना कुछ होने के बाद भी दक्ष का चेहरा नहीं देखा था। वे सम्राट के सामने रुके और घुटने टेक दिए। सम्राट अभी भोजन शुरू करने ही वाले थे कि वे आ पहुंचे। सम्राट मंद ने खाना बंद कर दिया और अपनी नजर फूमिन पर घुमा ली। तुम वापस आ गए, लेकिन तुम उसे नहीं लाए, क्या तुम्हें वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे तुम खोज रहे थे? सम्राट ने पूछा। ऐसा लगता है कि वह सचमुच महाद्वीप छोड़ चुका है। उसने बुदा महाराज, ये हमने उसे देखा था। फमिन ने कुछ हिचकिचाहट के बाद उत्तर दिया। तुमने उसे देखा? वह कहाँ है? क्या तुमने उसे मार डाला? सम्राट ने धीरे से पूछा। अरे नहीं महाराज, हम उसे पकड़ने में असफल रहे, वह भाग गया, फूमिन ने उत्तर
दिया, ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। उस आदमी के पास टेलीप करने के तरीके थे और वह एक अलग चेहरा इस्तेमाल कर रहा था। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो शायद अमर दुनिया से था। फूम ने जवाब दिया, अपना पक्ष समझाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर सम्राट गुस्से में अधीर हो गया तो उसे समझाने का मौका दिए बिना ही मार दिया जाएगा। अल्पविराम अमर दुनिया से कोई सम्राट ने भोर सिर ने हिजड़े को इशारा किया कि वह सामने से मेज हटा ले। नपुंसक आगे बढ़ा और मेज को एक तरफ सरका दिया। मेरे पीछे आओ, मुझे शांति से सब कुछ बताओ जो हुआ, सम्राट ने कहा और मेज को एक तरफ कर दिए जाने के बाद वह खड़ा हो गया। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, मंत्री वांग आप भी मेरे पीछे आइए। वह अपने पीछे स्थित सिंहासन की ओर चला गया। नौकरानियों ने उसके पीछे का विशाल धातु का दरवाजा खोल दिया ताकि उसे अंदर जाने की जरूरत न पड़े। वह अंदर गया और हॉल से बाहर निकल गया। फुमिन और उनकी टीम सम्राट के पीछे चली गई। एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा हो गया, वह मंत्री वांग था, वह भी उनके पीछे चला गया। तीनों के चले जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। उन सबके चले जाने के बाद लोगों में बकबक शुरू हो गई। हालांकि फुमिन ने धीरे से बात की थी लेकिन हॉल में मौजूद हर कोई सुन पाया था। आखिरकार उन सभी की साधना बहुत ऊंची थी। वे सभी शुरुआती बातचीत को समझ गए क्योंकि उन्हें पता था कि सेंट किलर वारिस प्रकट हो चुका है। उसे खोजने और पकड़ने के लिए पूरे महाद्वीप में टीमें भेजी गई। अल्पविराम जब फुमिन ने बताया कि वे उसे पकड़ने में असफल रहे तो उन्हें एहसास हुआ कि वह उसके बारे में बात कर रहा था। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली जानकारी थी। 5 दूत एक व्यक्ति को पकड़ने में कैसे विफल हो सकते हैं? क्या वे इतने बेकार थे कि वे एक व्यक्ति को भी नहीं पकड़ सके, या संत किल वारिस इतना शक्तिशाली था? उनका ध्यान दूतों की विफलता पर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने और अधिक जानकारी सुनी वे जल्द ही अभिभूत हो गए। अब उनके दिमाग में केवल एक ही विचार घूम रहा था, वह था उस व्यक्ति का विचार जो अमर राज्य से आया था। क्या तुमने सुना? वे अमर लोक से किसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या वे हमारे लिए देवताओं की तरह नहीं है? क्या देवता हमारी नश्वर दुनिया में प्रकट हुए? वे क्यों आएंगे? क्या हमारी जमीन पर कोई खजाना दिखाई दिया? शायद वे इधर उधर देखने आए थे। हमारी अपनी दुनिया के कई लोग पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद अमर लोक में पहुंच गए थे। शायद वे इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने ग्रह लोक की याद आ रही थी। उन सबकी अपनी अपनी धारणाएं थी। राजकुमारों की मेज पर भी ऐसी ही बातचीत हो रही थी। ये बेवकूफ संत हत्यारे वारिस को भी नहीं पकड़ सकते। वे स्पष्ट रूप से एक बहाना बना रहे हैं और अमर क्षेत्र से किसी के प्रकट होने के बारे में एक कहानी बना रहे हैं। तीसरे राजकुमार में होलिंग ने हंसते हुए टिप्पणी की, एक बार के लिए मैं आपसे सहमत हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत ही बेवकूफी भरा बहाना है। उन्हें पता था कि उन्हें इतने बेकार होने की सजा मिलने वाली है कि उन्होंने सेंट किलर वारिस को भागने दिया। उन्हें वाकई लगता है कि पिता उनके झूठ को नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरे राजकुमार कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी और युवराज ने भी अपना सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस ने आगे कहा, चलो ये पिताजी पर छोड़ देते हैं कि वे तय करें कि वे सच बोल रहे हैं या नहीं। आपको अपना ध्यान 2 दिन बाद होने वाले ट्रायल पर केंद्रित रखना चाहिए। आपको सफल होना चाहिए और शीर्ष रैंक प्राप्त करनी चाहिए। तीसरे राजकुमार ने कहा, मैं दूसरे भाई के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। यही तो मुझे कहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि शीर्ष 10 से बाहर रहकर हमारा नाम बदनाम ना हो। जहां तक जीतने की बात है मैं उसे संभाल लूंगा। दूसरे राजकुमार ने आंखें घुमाते हुए कहा, अच्छा, अपना ये संकल्प अपने पास ही रखो। अब समय बर्बाद मत करो। आज जश्न और आराम का दिन है, जी भरकर खाओ। कल प्रशिक्षण का दिन होगा, मैं तुम दोनों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करूंगा। क्राउन प्रिंस ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, खांसी खांसी पहले भाई, ये क्या आप हमें प्रशिक्षित नहीं कर सकते? हम प्रशिक्षण के दौरान मरना नहीं चाहते। तीसरे राजकुमार ने मजाक करते हुए कहा। राजकुमारी ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकती थी कि प्रशिक्षण कैसे होगा। हर कोई जानता था कि क्राउन प्रिंस अपने प्रशिक्षण में कितने सख्त थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह दूसरों पर नरमी बरते, खासकर जब यह इतने महत्वपूर्ण अवसर के लिए हो। वह अपने दूसरे और तीसरे भाई पर दया किए बिना नहीं रह सकी। जब शाही परिवार के लोग आपस में मित्रतापूर्ण बातचीत कर रहे थे तब दक्ष अपना सिर नीचे झुकाए हुए खड़ा था। उसने भी फुमिन के कहे शब्द सुने थे। वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है। जब उसने झूली आंख से लड़ाई की थी तो वे 5 लोग वहां मौजूद थे। अगर यह सच होता तो वे निश्चित रूप से उसे पहचान लेते। ये लोग, क्या वे वहां थे जब मैंने उससे लड़ाई की थी? मुझे उन्हें देखना याद नहीं है। शायद तब जब मेरी चेतना असली रक्त मंदिर के अंदर थी। लड़ाई में कोई और मेरे शरीर को नियंत्रित कर रहा था। मैं तभी जागा जब मैं दूसरे शहर में था। ये पूरी तरह से संभव है कि उन्होंने मुझे देखा हो, उसने सोचा और अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ऐसा है तो वे मुझे जरूर पहचान लेंगे। मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, वरना मैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों के बीच गिर जाता। मैं खुद को पकड़े जाने नहीं दे सकता। उन्हें यहाँ मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए। वह खड़ा है। हम क्या हुआ? मेन होलिंग ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने उसे बिना खाए खड़ा देखा
था। मैं माफी मांगना चाहता हूँ महाराज, मुझे लगता है कि मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरा पेट भी अचानक खराब हो गया है, मैं नहीं रुक सकता। दक्ष ने तीसरे राजकुमार को झूठ बोलकर जवाब दिया, ओह रुको, मैं एक नौकर से गाड़ी का इंतजाम करवाता हूँ, वह तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगी। मिनहोलिंग ने धीरे से जवाब दिया। मिनलिंग ने दक्ष को एक गाड़ी से होटल तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहा था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महाराज, दक्ष ने उत्तर दिया। मिनहोलिंग ने सोचा कि दक्ष सहमत हो गया है, लेकिन तभी दक्ष ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बाहर टहलने से मुझे जल्दी अच्छा महसूस होगा, बंद गाड़ी के अंदर रहने से चीजें और खराब हो सकती हैं, मैं कम से कम आपके साथ सैर पर एक नौकर तो भेज ही सकता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं गिर पड़े क्योंकि आप बीमार महसूस कर रहे हैं। राजकुमार ने शिष्टाचार वश फिर सुझाव दिया। मैं कियान ने घृणा से उनकी हरकतों को देखा, उसे नहीं पता था कि वह इस बात से इतना अड़ क्यों रहा था, लेकिन ये बात उसे निश्चित रूप से गुस्सा दिला रही थी। उसने अपने चेहरे पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया और आगे कहा, तीसरे भाई क्या तुम उसकी माँ हो? वह बड़ा हो गया है, वह घर वापस चल सकता है, उसका गला घोटना बंद करो। मुझे इस पार्टी में लाने के लिए धन्यवाद, ये वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था, दक्ष ने मिनहोलिंग से कहा और जाने का अवसर लिया। वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकता था, अन्यथा पकड़े जाने का खतरा था। हर सेकंड में ये खतरा था कि फूमिन और उसके दोस्त उसे पकड़ने के लिए वापस आ जाएंगे, वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो सुरक्षित यात्रा करें। मिनहोलिंग ने सहमति जताई। दक्ष पीछे मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। उन्होंने शीघ्र ही महल भी छोड़ दिया। राकंतरान कंतरान 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 कं दक्ष महल के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। अब जब मैं अंदर जा चुका हूं तो मैं अंदर टेलीप कर सकता हूं, मुझे सेंट किंग का टोकन लेने में सक्षम होना चाहिए, अब मुझे ऐसा करने के लिए सबसे अच्छे समय के बारे में सोचना चाहिए। उसने पीछे मुड़ते हुए सोचा। वह उस होटल की ओर चलने लगा जहां मिंगू और मिंगलान ठहरे हुए थे। तरान कंतरान कंतरान कंतारा तारा नगर रही थी, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, मानो वह सारा दिन गर्मी में चलता रहा हो। उसे जल्द ही दूर एक चट्टान दिखाई दी। वह अपने शरीर को रेत में घसीट हुआ चट्टान के पास रुक गया। वह चट्टान पर बैठ गया और अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया। अपने दाहिने हाथ से उसने माथे से पसीना पपछा और गहरी सांस ली। वह व्यक्ति, उसने ये कैसे किया? वह भूल सीधे बन दिया। मैं अब अपनी अंतरिक्ष शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। आखिर उसने मेरी शक्तियों के साथ क्या किया? मेरी समय शक्ति भी काम नहीं कर रही है। आखिर उसने कौन सा जादू किया? ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी सारी शक्तियां चूस ली है। अब मेरे पास सिर्फ मेरी साधना बची है। उसने कहा, मैं अपने शिष्य के पास वापस जा सकता हूँ या उसे बता सकता हूँ कि क्या हुआ? मैं इस दुनिया में फंस गया हूँ। उस कमीने ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अचानक उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? उसने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली ताकि उन्हें आराम मिल सके। वह करीब 10 सेकंड तक वहीं बैठा रहा, फिर खड़ा हो गया। मुझे उस स्थान तक ले जाने वाला द्वार अवश्य खोजना होगा, केवल वही इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता है। उसने बुदा जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक कोई मंजिल नजर नहीं आती थी। जहां तक उसकी नजर जाती थी वहां तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आती थी। उसके गले में एक सिक्के के आकार का पेंडेंट लटका हुआ था जो उसके चलने पर झूलता रहता था। तारांकित में पहले चरण के परीक्षणों के लिए 57 नए लोग होंगे। शरारत का मुखौटा मुझे खुद को उनमें से एक के रूप में छिपाने में मदद कर सकता है, क्योंकि मैं एक अतिथि हूँ, इसलिए रईसों और शाही परिवार को मेरे लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। उसने खुद से बात करते हुए खाली सड़कों पर चलते हुए कहा, यह सही है, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। दूसरी दुनिया के प्रतिभागी अकेले नहीं आएंगे, वे अपनी देखभाल के लिए कम से कम एक संरक्षक के साथ आएंगे। अगर तुम जगह बदल भी लोगे तो भी तुम जल्दी ही पकड़े जाओगे। जुन ने उसके लिए परेशानी खड़ी करते हुए कहा, यह सच है, ये भी एक चिंता का विषय है, इसमें जोखिम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे सावधान रहना है। मैं किसी व्यक्ति को मारने और उसकी जगह किसी और को लाने की बात नहीं कर रहा हूं। दक्ष ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। तो फिर आप क्या सुझाव दे रहे हैं? उन्हें मारे बिना उनका रूप धारण करना? तो एक ही चेहरे वाले दो लोग घूम रहे होंगे? जुन ने पूछा। बिल्कुल, मैं केवल उनके चेहरे का उपयोग घूमकर जांच करने के लिए करना चाहता हूं। मैं उनकी टीम में शामिल नहीं होना चाहता, मैं पकड़े न जाऊं, इसके लिए उचित सावधानी बरतूंगा। दक्ष ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देना चाहूंगी, लेकिन चूंकि तुम जिद्दी हो इसलिए तुम निश्चित रूप से दोबारा ऐसा करोगे। उसने सोचा और आह भरी। दक्ष होटल पहुंचा। दस्तक दस्तक दस्तक। वह अपने कमरे के सामने खड़ा हुआ और 3 बार दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक स्त्री की आवाज आई। यह मैं हूं, दक्ष ने जवाब दिया। उसने कदमों की आवाज और चाबियां की खनक सुनी। टक की आवाज के साथ दरवाजे का ताला खुल गया और मिंगलैन का खूबसूरत चेहरा सामने आया। आपका स्वागत है। उसने दक्ष का अभिवादन किया। दक्ष कमरे के अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। मिंग्यू बिस्तर पर बैठी थी। दक्ष को अपने पास बैठा देखकर उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैं शहर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने गया था, दक्ष ने जवाब दिया। ओह, और तुम्हें क्या मिला? उसने पूछा। बहुत सारी चीजें, अब
अब मुझे इस बात का अच्छा अंदाजा है कि मैं अपनी मनचाही हार कैसे चुरा सकती हूँ। दूसरी बात, मुझे पता है कि हम इस जगह पर नहीं रह सकते, कल तुम दोनों नकली दुनिया में वापस चले जाओगे। दक्ष ने जवाब दिया, हम मुझे पता है कि मेरा समय कल खत्म हो रहा है, लेकिन मिंगू का क्या, वह उदास है, उसे और अधिक समय तक बाहर रहने दो। मिंगलैन ने सुझाव दिया। दक्ष ने मुंह से सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, कारण अलग है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली बार मेरा चेहरा देखा है, वे जानते हैं कि मैं संत राजा का उत्तराधिकारी हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल तक मेरा पोस्टर हर जगह होगा। गार्ड हमें पकड़ने के लिए यहाँ आएंगे। मैं भागने के लिए शरारत का मुखौटा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को कई लोगों ने मेरे साथ देखा है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। मैं चाहे जिस भी होटल में रहूं, अधिकारी तुम्हें ढूंढ लेंगे। ऐसा तब भी हो सकता है जब मैं वहां ना रहूं। तुम या मिंगू खतरे में पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम दोनों वापस चले ले जाओ। एक हफ्ते के लिए मैं रोटेशन नीति को रोक रहा हूँ। नकली दुनिया से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हालात वाकई गंभीर होने वाले हैं। उसने जवाब दिया, ये तो तुम अकेले बाहर जाओगे क्या? ये जोखिम भरा नहीं होगा? कम से कम दूसरों में से एक को अपने साथ रखो, उन्हें यहाँ नहीं देखा गया है। मिंगलैन ने सुझाव दिया। वह वापस जाने के लिए सहमत हो गई क्योंकि उसकी उपस्थिति दक्ष के लिए जोखिम भरी थी, लेकिन वह अभी भी उसे ऐसे समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरे लिए यहाँ अकेले घूमना बेहतर है, इसकी चिंता मत करो। दक्ष ने असहमति जताते हुए जवाब दिया, मैं इस तरह से ज्यादा सुरक्षित हूँ क्योंकि मुझे दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, ये केवल कुछ दिनों के लिए होगा, अधिकतम 4 दिनों में मैं ये काम पूरा कर लूंगा। लेकिन मिंगलैन ने फिर से उसे अकेले न रहने के लिए राजी करने की कोशिश की। जब उसने अपने कंधे पर एक हाथ टिका हुआ महसूस किया, क्या हुआ? उसने मिंगू से पूछा जो उसके पास खड़ा था। चलो उसकी बात सुनते हैं, वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसके साथ रहना उसे और भी नीचे ले जाएगा, यह उसके लिए और भी खतरनाक होगा। हम उसे सिर्फ अपने मन की शांति के लिए जोखिम में नहीं डाल सकते। मिंगू ने आह भरते हुए जवाब दिया। मिंगलैन ने आह भरते हुए मिंगू की ओर देखा। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं अब और बहस नहीं करूंगी, बस ये सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित हैं और खुद को बहुत ज्यादा जोखिम में न डालें। उन्होंने आगे कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं सुरक्षित रहूंगी। जहां तक मुझे पता है मैं इस क्षेत्र में काफी अच्छी हूँ। दक्ष उसे वापस भेजने ही वाला था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह रुक गया। अच्छा, तो क्या हम अभी वापस जाएं या रात बिताने के बाद? मिंगलैन ने दक्ष के करीब आते हुए पूछा। उसने अपनी उंगली अपनी छाती पर रखी, जिसे उसने धीरे धीरे नीचे सरकाया। उसकी उंगली नीचे की ओर जाती रही और उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंच गई, लेकिन वह वहां भी नहीं रोकी बल्कि नीचे की ओर जाती रही। जल्द ही वे उसके छोटे भाई के ठीक ऊपर आराम कर रहे थे, जो उसके स्पर्श से अनैच्छिक हरकतें कर रहा था। ये दक्ष ने उसे देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा लड़का, मिंगलैन ने हंसते हुए कहा और अपने बाएं हाथ से उसकी पैंट खोली। अंततः उसका दाहिना हाथ उस छोटे लड़के से हटा लिया गया क्योंकि उसकी पैंट नीचे खींच दी गई थी। दक्ष ने पैंट को पूरी तरह से उतार दिया, जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया। वह मिंगलैन के करीब गया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे उठा लिया। मिंगलैन हवा में उठा हुआ था और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। जब वह बिस्तर की ओर बढ़ा तो उसकी पूरी छाती उसके गालों से टकरा रही थी। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और फिर मिंगू की ओर मुड़ा। एक मिनट रुको, मिंगू कुछ कह रही थी और शर्मिंदगी से पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया वह अपनी जगह से गायब हो गया। उसने मिंगू को पीछे से गले लगाया। जब उसने उसे पीछे से गले लगाया तो उसका छोटा लड़का उसके मुलायम ने तंबू से टकराया। उसके हाथ उसके पतले पेट पर टिके थे और उसकी थोड़ी उसके कंधे पर थी। उसने उसके गालों को धीरे से चूमा और उसके कानों में फुसफुसाना, रस सही कह रही है, अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे बिना रहूंगा। मुझे इस रात का भरपूर उपयोग करने दो ताकि अगले कुछ दिनों तक मेरे पास यादों को ताज़ा करने के लिए चीजें हो। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके को धीरे से पकड़ लिया, जिसके साथ वह खेलने लगा। मंगलन बिस्तर पर लेटी रही और मिंगया को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखती रही। उसे जलन हो रही थी। उसने शिकायत करते हुए कहा, अरे यह उचित नहीं है, मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी, कम से कम मुझे कुछ श्रेय तो दो। क्या तुमने मेरे द्वारा दी गई द्वैध साध नियमावली के अगले चरण को समझ लिया? दक्ष ने मिंगलैन को देखते हुए पूछा। उसके हाथ मिंगू के अल्पविरामों को सहलाना बंद नहीं कर रहे थे। ये बहुत आसान नहीं है, मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगी, मिंगलैन ने हकलाते हुए जवाब दिया, जैसे वह एक बच्ची थी जिसे अपना होमवर्क ना करने के कारण पकड़ा गया हो। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं यह जवाब नहीं सुनना चाहता, तुम ही हो जो समझ नहीं पाए हो, ननपरी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही कारण है कि मिंगू पहले जा रहा है। उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, जो चाहो करो, अगली बार मैं निश्चित रूप से और मजबूत होकर वापस आऊंगी। मिंगलैन ने आंखें घुमाते हुए धीरे से उत्तर दिया, अच्छी लड़की, दक्ष ने जवाब दिया। उसने मिंगू के अल्पविराम मुंह को आजाद कर दिया और उसे घुमाकर उसके गर्म होठों को
को चूम लिया जिन्हें उसने कुछ मिनट पहले ही चाहता था। हम मुझे ये समझने वाली आखिरी व्यक्ति होना था, मैं भी उसकी जगह पर हो सकती थी। मिंगलैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सबसे अच्छा आखिर में होता है। उसने खुद को सांत्वना देने के लिए सोचा क्योंकि उसने दक्ष को मिंदू की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए देखा। इससे पहले कि वह उसकी ड्रेस उतारता, ड्रेस बिना किसी रुकावट के नीचे सरक गई और जमीन पर गिर गई, जिससे मिंदू की गोरी त्वचा दिखाई देने लगी। लेकिन दक्ष उसे नहीं देख पाया क्योंकि वह उसे चूम रहा था। उसकी आंखें मिंदू के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखें भी अभी बंद थी, भले ही यह एक सामान्य चुंबन की तरह लग रहा था। मिंगलैन जानती थी कि यह एक बहुत गहरा चुंबन था। उसे यकीन था कि दोनों की जीभ एक दूसरे की मीठी लार का आदान प्रदान कर रही थी। वह पहले भी दूसरी लड़कियों के साथ बिस्तर साझा कर चुकी थी, लेकिन तब भी उसे जलन महसूस होती थी। वह उस मामले में एक बच्ची की तरह थी। दूसरों के लिए उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, लेकिन जब भी वह अपने खिलौने को दूसरे बच्चों के साथ देखती तो हमेशा नाराज हो जाती थी। सौभाग्य से वह एक असुंदर की तरह थी जो अपनी मनचाही चीजें चुराने के लिए दूसरों से लड़ने जा रही थी। वह जानती थी कि दक्ष पर सभी का समान अधिकार है। वास्तव में अगर कोई रैंकिन होती तो वह अंत के करीब होती, क्योंकि वह दक्ष के जीवन में आने वाली आखिरी व्यक्ति थी। इतना ही नहीं बल्कि वह भी थी जिसकी दक्ष से आकस्मिक शादी हुई थी। चाहे वह कितनी भी चाहती हो कि दूसरी लड़कियों की तरह सब कुछ हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह भाग्यशाली थी कि दक्ष ने भेदभाव नहीं किया और वह इसके लिए आभारी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसे दूसरों के प्रति कोई भी दुर्भावना महसूस नहीं हुई। उसे जो मिला उससे वह खुश थी। दक्ष ने आखिरकार मिंगू के होठों को आजाद किया और अपना सिर पीछे की ओर किया। उसकी नजर मिंगू के सुंदर शरीर पर पड़ी। उसने उसे कई बार देखा था, लेकिन हर बार जब वह उसे देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह पहली बार देख रहा हो। उसे हमेशा हैरानी होती थी कि इतनी सुंदर लड़की उसकी है। सभी लड़कियों के लिए यही बात थी। घूरना बंद करो, मिंगू ने लाल चेहरे के साथ कहा जब उसने देखा कि दक्ष उसके शरीर को भू है। मैं क्यों करूं? अच्छी चीजों की सराहना की जानी चाहिए, खासकर अगर वे आपकी हो। लोगों के लिए भी यही बात लागू होती है। तुम मेरी हो, केवल मैं ही तुम्हें इस तरह देख सकता हूं, फिर मैं क्यों नहीं देखूंगा? दक्ष ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने अपना फीनिक्स रक्त वस्त्र उतारकर अपने भंडार में रख लिया क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण कलाकृति थी। उसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार दी जिसे उसने इतनी सावधानी से नहीं पहना था। उसने अपनी शॉर्ट्स पास की टेबल पर फेंक दी। जल्द ही वह पूरी तरह से नंगा हो गया और खुद को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। लड़कियों के सामने उसका सुडौल शरीर सामने आया। उसके पेट पर कोई एब्स नहीं था, लेकिन वह मोटा भी नहीं था। उसके पेट पर एब्स का हल्का सा आकार दिखाई दे रहा था, मानो उसके पेट पर एब्स बनने में बहुत समय नहीं लगा था। वह अपने इंतजार के नीचे भी अच्छी तरह से संपन्न था। अब मिंगू की बारी थी, जो अपने शरीर पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम मुझ पर नजर मत रखो। जैसे तुम मेरी हो वैसे ही मैं भी तुम्हारा हूँ। दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मिंगू अपना सिर हिलाने ही वाली थी, लेकिन मिंगलैन ने उसे बीच में ही रोक दिया और पहले उसने एक चुटल टिप्पणी की, पूरी तरह से नहीं, हम 100% आपके हैं, लेकिन आप हम 6 लोगों के हैं, इसलिए हम आपका छठा हिस्सा भी नहीं रखते। उसके शब्दों ने दक्ष को चौंका दिया, जिसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। ये लड़की अच्छी है, मुझे वह पसंद है। दक्ष के सिर में जून की आवाज गूंजी। मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हें हर वह व्यक्ति पसंद है जो मेरा मुंह बंद करवा सके, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक चूंकि मैं खुद तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकती, इसलिए कम से कम मैं उनके माध्यम से इसका आनंद तो ले ही सकती हूँ। कसम ने उसके सामने आते हुए जवाब दिया, किसने कहा कि तुम मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती? जब तुमने मुझे चूमा था तब मेरा मुंह बंद था। दक्ष ने जून को जवाब दिया और उसने मिंगू का हाथ पकड़ लिया और बिस्तर की ओर चल दिया। तुम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शर्त जीती थी और तुमने ही मेरे होंठ बंद किए थे क्योंकि तुमने मुझे चूमा था, मैंने नहीं। जून ने सामान्य से ज्यादा तेज आवाज में जवाब दिया। अगर वह आत्मा होती तो उसकी आवाज कमरे में गूंजती। अभी तक सिर्फ दक्ष ही उससे सुन पा रहा था। तुमने मुहावरा नहीं सुना? दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए जून से पूछा। कौन सा मुहावरा? जून ने उलझन में पकड़ पूछा। दक्ष उसके ठीक बगल में खड़ा था। उसने अपने बाएं हाथ से मिंगू को पकड़ रखा था जबकि जून उसके दाहिने हाथ पर खड़ी थी। अगर चाकू टमाटर पर गिरे या टमाटर चाकू पर, ये दोनों मूल रूप से एक ही चीज है और एक जैसे परिणाम देते हैं, उसने सहजता से उत्तर दिया। चूंकि वह उसके ठीक बगल में था इसलिए उसने बिस्तर पर जाते समय उसके नितंब पर थप्पड़ भी मारा। तुम बेवकूफ, जून ने गुस्से में कहा, लेकिन अचानक वह रुक गई। उसे कुछ एहसास हुआ। एक मिनट रुको, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? वह मुझे छू सकता है इसलिए मैं भी उसे छू सकती हूँ। मैं भी उसके साथ उसी तरह खिलवाड़ कर सकती हूँ क्योंकि कोई मुझे नहीं देख सकता, उसने सोचा और वह मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक चालाक योजना उभरी। दक्ष ने मिंगू को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अपना डंडा उसके प्रवेश द्वार के पास रख दिया, लेकिन उसे अंदर नहीं धकेला। वह उसकी धुंधली आंखों में देखने लगा जो उसे उम्मीद
भरी नज़र से देख रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके हाव भाव अजीब हो गए। वह चूक गया था। ज्यादा सटीक रूप से कहे तो जून ने ठीक उसी समय दखल दिया था जब वह आगे बढ़ने वाला था। उसने उसके छोटे बच्चे को पकड़ लिया और उसे सही समय पर थोड़ा सा हिलाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मिंगू के पवित्र स्थान में प्रवेश न कर सके। तुम दक्ष ने जून को देखा जो उसके ठीक बगल में घुट के बल बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अब तुम्हारे साथ मस्ती करने की बारी मेरी है, उसने कहा। तुम छोटी लड़की, मेरे साथ इस तरह से खिलवाड़ करना बंद करो। मत भूलना कि मेरे पास अभी भी वह शर्त है, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं हर 10 मिनट में तुमसे एक चुंबन मांगूंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी रुक जाओ, दक्ष ने जून से कहा और उसने फिर से अपने कर्मचारियों को प्रवेश द्वार पर रख दिया। इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह जानता था कि जून एक बच्चा है जो निश्चित रूप से उसके साथ खिलवाड़ करेगा। तो क्या मुझे चुंबन से डरना चाहिए? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम मुझे और चूमोगी? वैसे भी तुमने मेरा पहला चुंबन चुरा लिया है, जून ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाए। ममम मिंगू करा उठी जब दक्ष ने अपना पूरी तरह से मियो के अंदर डाल दिया और अपनी हरकतें जारी रखी। अच्छा समय बिता रहे हो? जून ने पूछा जब उसने दक्ष को मिंगू के साथ द्वैत साधना करते हुए शांति से देखा। वह एक बार फिर अपनी हरकतों पर लौट आए और खड़ी हो गई। वह मिंगू के ऊपर से निकल गई। वह एक आत्मा थी। वह मिंगू के ठीक ऊपर खड़ी थी जहां मिंगू लेटा हुआ था, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पा रही थी। दक्ष मिंगी के अंदर जूनन का पेट देख सकता था क्योंकि वह उसके सामने खड़ी थी। जून घुटनों के बल बैठ गई और दक्ष के सामने खड़ी हो गई जो अपनी हरकतों के साथ नहीं रोका। तुम क्या कर रहे हो? इसे मेरे लिए अजीब बनाना बंद करो, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह पूरी बात बहुत अजीब थी। क्या कसून पूरी रात उसके साथ गड़बड़ करने के लिए तैयार था? मुझे क्यों रुकना चाहिए? मैं अभी शुरू कर रही हूँ। तुम जितनी बार मुझे चिढ़ाओगे मैं तुम्हें हर बार जवाब दूंगी, जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसे उसने उसके सीने पर रखा और धीरे से उसकी छाती को सहलाना शुरू कर दिया। उसका हाथ उसकी छाती पर फिर रहा था जिससे उसे असुविधा हो रही थी। ठीक है, यदि आप इसी तरह खेलना चाहते हैं तो ठीक है, दक्ष ने उत्तर दिया क्योंकि उसने युद्ध को जून तक ले जाने का फैसला किया था। उसके दोनों हाथ मियो की कमर पर थे और वह उसे आगे पीछे धकेल रहा था, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ हटा लिया जिसे वह बिजली की गति से जून की छाती की ओर ले गया। इससे पहले कि मिंगू को कुछ समझ में आता उसने उसके निप्पल पकड़ लिए। मम्मा, जून के होठों से एक अनिच्छू कराह निकली क्योंकि उसे उसके शरीर में कट महसूस हुआ। ये पहली बार था जब दक्ष ने उसे वहां पकड़ा था। उसे पूरी तरह से बिजली जैसा महसूस हुआ क्योंकि वह आनंद से भर गई थी। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए ये सब उसके लिए एक झटका था। यह एक ऐसा कौशल है जो मैंने दोहरी साधना मैनुअल से सीखा है। मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून से कहा। दक्ष के लिए वह जून के बाय को पकड़ रहा था लेकिन मिंगलैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा को चुटकी बजा रहा था जो उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ नहीं बोली और बस उत्सुकता से देखती रही। मिंगू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह लगातार करा रही थी, इसलिए उसने नहीं देखा कि उसका हाथ कहाँ था। अब मुझे फिर से छोड़ दो, जून ने विरोध किया क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसके पास प्रतिरोध करने की भी ताकत नहीं थी, मानो उसकी कमजोरी दक्ष के हाथ में थी। मैं क्यों करूं? तुमने ही शुरू किया था, अब ऐसे ही रहो, दक्ष ने अपने विचारों का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। अब जब तक मैं खत्म नहीं कर देता तुम ऐसे ही रहोगी। यो हम जून उसे डांटने ही वाली थी लेकिन जैसे ही उसका शरीर संघर्ष करने लगा उसके होठों से एक और कराह निकल गई। तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, उसने कमजोरी से कहा जैसे उसने अपना सिर ऊपर उठाया हो। उसने उसकी छाती पर चुटकी भी ली। यह मुझ पर काम नहीं करेगा, आप जितना चाहे कोशिश कर सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये स्पर्श का प्रभाव नहीं था बल्कि यह सही कौशल के साथ सही स्पर्श था। उसने बारीकियां सीख ली थी लेकिन जून ने नहीं, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तारांकित तब था जब दक्ष वहां से गया था। इतने समय के बाद भी अमर दुनिया और संत हत्यारे के बारे में उनकी धारणाएं खत्म नहीं हुई। सम्राट मंत्री वान के साथ अभी तक वापस नहीं आए थे। जब मेहमान बाहर चर्चा कर रहे थे, सम्राट मेन मंत्री वान फूमिन और उनकी टीम एक निजी कमरे में थे। फूमिन ने दक्ष को देखने के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी देखा था उसके बारे में बताया और जो कुछ हुआ था ये ताकत ऐसा नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट ने फूमिन के शब्दों को सुनकर पुष्टि की। उसे एहसास हुआ कि फूमिन झूठ नहीं बोल रहा था। महाराज, ये तो अमर दुनिया से आए किसी व्यक्ति जैसा लगता है, अन्यथा एक बच्चे के पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? मंत्री वांग ने कहा। मैं समझता हूँ, फिर भी सवाल अभी भी बना हुआ है। अमर दुनिया से कोई व्यक्ति संत हत्यारे के उत्तराधिकारी से क्यों लड़ रहा था? सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा। शायद सेंट किलर वारिस ने अमर दुनिया से आए मेहमान को परेशान कर दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो लड़ाई पहले से ही चल रही थी। मुझे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। चूंकि मेहमान एक कमजोर बच्चे की तरह दिख रहा था इसलिए सेंट किलर वारिस ने उसे धमकाया होगा। यही कारण था कि लड़ाई हुई जिसमें
सेंट किलर वारिस पूरी तरह से मारा गया? मंत्री वांग ने कुछ अनुमान लगाते हुए उत्तर दिया, ये संभव लगता है लेकिन ये सामान्य बात है। इसके बाद जो हुआ वह और भी अधिक भ्रमित करने वाला है। एक क्षण उनमें से एक जमीन पर पड़ा था। सेंट किलर का उत्तराधिकारी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, फू मिन ने कहा, लेकिन अगले ही पल वे दोनों गायब हो गए और अंत में सेंट किलर वारिस अपने दोस्त के साथ गायब होने से पहले अकेले दिखाई दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से जीवित था। हालांकि उसके बाद मैंने अतिथि को नहीं देखा। क्या ये संभव है कि उसे मार दिया गया हो? उसने पूछा। मंत्री वांग ने आगे बोलने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है और वह व्यक्ति वह है। आपने उसका नया चेहरा देखा है ना? इसका मतलब है कि वह पहले नकली चेहरा दिखाने के लिए कोई तरकीब अपना रहा था। सम्राट मैंने कहा, नए चेहरे का एक स्केच बनवाओ और उसे पूरे महाद्वीप में वितरित करवाओ। लेकिन महाराज, अगर वह एक बार चेहरा बदल सकता है तो इसका मतलब है कि उसके भेष बदलने के कौशल अच्छे हैं। क्या वह दोबारा ऐसा नहीं कर सकता? अगर वह अपना चेहरा बदलता रहा तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? मंत्री वांग ने पूछा। हाँ, उसके हुनर अच्छे हैं, लेकिन क्या उसका कोई दोस्त भी नहीं है? हम निश्चित रूप से उसकी तलाश करेंगे, लेकिन उसके दोस्त पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसके दोस्त का भी एक स्केच बनाए। ये स्केच सिर्फ शाही सेना के पहरेदार में बांटे जाने हैं। दूसरे राज्यों में भी सिर्फ सेना को ही नए स्केच रखने की अनुमति होनी चाहिए। सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मंत्री वांग ने सम्राट से पूछा, हमें नागरिकों के बीच यह वितरित नहीं करना चाहिए कि क्या उन्होंने उन्हें देखा है, ताकि वे हमें सूचित करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम दूसरे आदमी की तलाश कर रहे हैं।